तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग डील करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक्ट है राजस्थान के पर्पस से, उसको जो कि है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। तो ये देखिए, आपको 1992 भी याद रखना है, 2022 भी याद रखना है। दो एक्ट्स हैं। अब आपको जो भी डेफिनेशन वगैरह है, जो भी पनिशमेंट्स वगैरह हैं, ये एक्ट का जो नंबर है, ईयर है, उसको याद देख करके ही मार्क करना है। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो गई आपके लिए। अब देखिए, राजस्थान का कोई भी एक्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल लॉ बोलेंगे। लोकल लॉ जो होता है वो कैसे अप्लाई होता है? वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अप्लाई होता है ना। स्पेसिफिक एरिया को कवर करता है, मतलब यानी जो राजस्थान का लॉ है वो एमपी पर अप्लाई नहीं हो सकता, वो छत्तीसगढ़ पर अप्लाई नहीं होगा, वो दिल्ली पर अप्लाई नहीं होगा। ये एक जनरल रूल है, क्योंकि राजस्थान का लॉ है मतलब लोकल लॉ है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब पहली बात तो देखिए, ये वाला एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई भी आप एक्ट पढ़े ना तो कोशिश करें कि पहले आप उसका जिस्र समझने की कोशिश करें। ये एक्ट चाहिए ही क्यों है हमको, ऑब्जेक्ट क्या है? हमने बोला प्रिवेंशन करना है लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब आप ये बात बोलोगे कि भाई हमको तो 2022 वाले एक्ट का पता है कि 2022 में ऐसा कोई एक्ट आया था, तो मतलब ऐसा भी है क्या आपका कहने का मतलब कि उससे पहले भी कोई लॉज थे? हमने कहा हाँ, लॉज तो थे, पर 1992 से जो लॉ चला हुआ आ रहा था वो था। तो आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर ये लिखा हुआ है, मेजर्स भी दे रखे हैं हमको, है ना, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, मतलब तरीके भी बता रखे हैं प्रिवेंशन कैसे करोगे। ठीक है। और इस टाइटल के बाद में, अनफेयर मीन्स के बाद में, इन रिक्रूटमेंट भी लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती परीक्षाएं, मतलब यहाँ से डायरेक्ट व्यक्ति को जॉब मिल रही है, उससे रिलेटेड वाली चीज़ें। आई ये बात आपको समझ में? क्लियर है इतना सा हम लोगों को? अब हमने देख लिया कि एक्ट क्या है, क्यों है, वो चीज़ हमको पता चल गई। अब एक्ट नंबर कौन सा है? 27 है, ये याद होना चाहिए हमको। असेंट कब दी थी इसको? 8 नवंबर को मिली थी 1992 में। एक्सटेंट क्या है इसका? होल ऑफ राजस्थान है, यानी पूरे राजस्थान पे अप्लाई हो रहा है। कमेंसमेंट क्या है? एट वंस, यानी जैसे ही इसको एसेंट मिली है उसके बाद से ही ये अप्लाई हो गया है पूरे राजस्थान के ऊपर। अब एसेंट गवर्नर ने क्यों दी भाई? हमने कहा कि जो सेंट्रल लॉज होते हैं ना, सेंट्रल एक्ट होते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट देता है जनरली, बट प्रेसिडेंट के ही कॉरेस्पॉन्डेंस में अगर हम बात करें तो किसका रोल होता है स्टेट के अंदर? हमने कहा भाई गवर्नर का होता है, तो यहाँ पर गवर्नर एसेंट देता है। ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि देश के जो प्रेसिडेंट साहब हैं या जो प्रेसिडेंट मैडम है, उनके पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं साइन करने के लिए, है ना, बहुत सारे उनके फंक्शंस होते हैं। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, ये उसका एग्जाम्पल है। आ गया समझ में? तो जब भी यहाँ पर हम लोगों को एसेंट की बात आएगी लोकल लॉज के अंदर, ये गवर्नर जो लिखा हुआ है ना, ये ध्यान होना चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है सेम डेट दे रखी हो, प्रेसिडेंट दे दे वहाँ पर, और आप प्रेसिडेंट को हड़बड़ी में मार्क करके आ जाओ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ध्यान रखना ये बात आप। अब इसके अंदर देखिए, आपको डेफिनेशंस 3 ही दे रखी है। ठीक है, 3 ही डेफिनेशंस दे रखी है, और जो 2D है ना, वो तो बस बता रखा है कि भाई जो यहाँ पर नहीं दे रखा वो आईपीसी से आप उसका रेफरेंस ले लेना। ठीक है, तो मोटा मोटी डेफिनेशंस कितनी याद करनी है आपको? 3 डेफिनेशंस याद करनी है। आ गया समझ में? चलिए मूव करते हैं आगे के साइड में। 2B के अंदर स्केड्यूल बताया हुआ है कि स्केड्यूल वही जो 2B के अंदर हमको बताया है, ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन के, उसके अंदर जो लिस्ट दे रखी है वो आ गई। सी के अंदर अनफेयर मीन्स बताया हुआ है, अनफेयर मीन्स को आप 10 स्टार मार्क कर लो। ये डेफिनेशन जो प्रीवियस एपीओस थे उसमें आई हुई है, प्रीवियस राजस्थान एपीओ का फेवरेट डेफिनेशन है, अगर इस एक्ट से उनको कोई क्वेश्चन बनाना है तो। फिर 2A के अंदर क्या दिया हुआ है? एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। एक बार हम ओवरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करके सुनाऊंगी। 2B के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की है, और 2D के अंदर वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ पर नहीं दिए हुए, आईपीसी से उसका रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को पूरी को? देखो, राजस्थान का एक्ट है, इतनी बात समझ में, रेफरेंस कैसे ले रहे हैं हम लोग?
राजस्थान का एक्ट है। रेफरेंस कैसे लेना है हमको, 1992 वाले से लेना है। इसके अंदर टाइटल में क्या दिया हुआ है, सिर्फ अनफेयर मीन्स दिया हुआ है। अनफेयर मीन्स इज द की। तो अगर आपको इस एक्ट के अंदर इसको आइडेंटिफाई करना है तो ये कीवर्ड है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। आ गया समझ में, ये क्या है, लोकल लॉ है। क्यों, क्योंकि राजस्थान पर अप्लाई हो रहा है, लोकल लॉ है। इस पर्टिकुलर एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मतलब 2022 वाला और ये मिला दूँ तो 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में जनरली आते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है कि नहीं आ सकते, बट मिनिमम इतने तो हर बार आए ही हैं, ये चीज़ नोटिस की गई है। आ गई समझ में। इसमें डेफिनेशंस कितनी दे रखी है, हम कहते हैं इसमें 3 डेफिनेशन दी हुई है, प्लस जो 4th वाली डेफिनेशन है उसमें रेफरेंस की बात की गई है आईपीसी से। ठीक है, अच्छा ठीक है। 2A के अंदर दे रखी है एक डेफिनेशन हमको, 2B के अंदर दे रखी है और 2C के अंदर दे रखी है। 2C क्या बात करता है, अनफेयर मीन्स की बात करता है। अनफेयर मीन्स क्या होता है। 2B की क्या बात करता है, एग्जामिनेशन की बात करता है। कौन से एग्जामिनेशन की बात करता है, पब्लिक एग्जामिनेशन की बात करता है। ठीक है, 2A क्या बात करता है, 2A बात करता है एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, तो ये चार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये वाली जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं ये वाली डेफिनेशन अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की इम्पॉर्टेंट है। यूपीएम इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ मैं इसको। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियसली आया हुआ है, आई थिंक 2015 में भी आया था और 2024 वाला जो था उसमें भी आया था। ठीक है, तो ये उस लेवल से इम्पॉर्टेंट है। जो आपका ये 2C है, इसके साथ में एक स्केड्यूल भी दे रखा है। ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन कौन कौन से होंगे वो स्केड्यूल में डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, आया इतना सा स्ट्रक्चर समझ में कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। चलिए अब हम लोग आगे चलिए। होल ऑफ राजस्थान याद रखिएगा, यहाँ पे 8 नवंबर याद रखिएगा और 8 at once याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पार्ट पर। एग्जामिनेशन सेंटर किसको बोला, कोई भी प्लेस हो सकती है, फिक्स है किस चीज़ के लिए, पब्लिक एग्जामिनेशन हेल्ड करने के लिए, है ना। अब इंक्लूड्स क्या क्या है, एंटायर प्रमाइसेस अटैच्ड देयर टू, यानी समझिए इस बात को, ये वाला जो प्रमाइसेस है पूरा, इसके आसपास का जो भी ग्राउंड है ना, इस प्रेमाइसेस के अंदर मान लीजिए इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर ग्राउंड भी बना हुआ है, तो ये जो ग्राउंड भी है ना, ये भी इस एंटायर प्रेमाइसेस का हिस्सा होगा। अब बात आती है कि पब्लिक एग्जामिनेशन किसको बोलेंगे, क्योंकि जब टाइटल के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन दे रखा है तो हमको पता होना चाहिए। हमने कहा स्केड्यूल में बता रखे हैं ना एग्ज़ाम, वो वाले, हमने कहा चलो ठीक है। फिर 2D क्या बात करता है, जो वर्ड्स यहाँ पर नहीं डिफाइन किए हुए पर आईपीसी में दिए हुए हैं तो उनका सेम में जो मीनिंग है आपको उसी कोड से लेना है। अब आईपीसी की जगह अब क्या आ जाएगा, आईपीसी की जगह अब आ जाएगा हमारा बीएनएस। सिंपल है। अब आता है अनफेयर मीन्स क्या होता है। अनफेयर मीन्स इन रिलेशन टू एग्जामिनेशन, इन रिलेशन टू एन एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन, 2B वाला एग्जामिनेशन यानी पब्लिक एग्जामिनेशन। वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, आप उस एग्जामिनेशन में जब आंसर लिख रहे हो, है ना, आंसर लिख रहे हो, आंसर मार्क कर रहे हो, उस टाइम पे कोई भी प्रकार की आप अनऑथराइज्ड हेल्प लेते हो इन केसेस के अंदर, किससे ले रहे हो, या तो पर्सन से ले रहे हो, कोई मटेरियल आपके पास में रिटर्न, कोई मटेरियल रिकॉर्डेड है, कोई मटेरियल प्रिंटेड है, यानी 3 तरह से मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हो, या तो वो रिटर्न है या रिकॉर्डेड है या प्रिंटेड है। ठीक है, यूज़ कर रहे हो आप अनऑथराइज्ड टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट का, वायरलेस इंस्ट्रूमेंट का और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, यानी 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट बता दिए हम लोगों ने। फिर और किसका हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट और गैजेट का हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकती क्या, मटेरियल की बात यहाँ हुई है। ठीक है, अब मटेरियल किस तरह से यूज़ हो रहा है, या तो वो रिटन है, रिकॉर्डेड है, प्रिंटेड है। फिर हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आ गए, फिर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट और गैजेट आ गया, तो एक मेमोरी का एक फ्लो बन गया, हमको याद हो गया। अच्छा 3 में क्या बात की गई है, 3 तो ऐसे हैं जिनके अंदर मटेरियल की बात की गई है,
ठीक है। 3 सब सेक्शन में क्या बात की है, मटेरियल की बात की है। मटेरियल कैसा हो सकता है, रिटन हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है। कैसा हो सकता है, रिटन हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है या प्रिंटेड हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, 3 जगह इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। इंस्ट्रूमेंट की बात कैसे कैसे की गई है, या तो वो इंस्ट्रूमेंट टेलीफोनिक हो सकता है या वायरलेस हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। अच्छा अच्छा, कैसा हो सकता है, टेलीफोनिक, वायरलेस एंड इलेक्ट्रॉनिक। फिर हमने क्या बोला, कोई अदर जो है, अदर अदर अनऑथराइज्ड इंस्ट्रूमेंट या गैजेट। अदर क्यों लिखा, भाई हमको नहीं पता कि आगे जाके कितने इन्वेंशंस होने वाले हैं, कुछ नया कुछ जुगाड़ कर दें तो उनका यूज़ हो सकता है। ये जो अदर है उससे रिलेटेड है। आया समझ में। अब हमने पर्सन भी ले लिया यहाँ पे, तो कोई पर्सन है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड ही है। आ गया समझ में आपको। ये एकदम सिंपल सा तरीका है इस डेफिनेशन को याद करने का। इसमें कितने पॉइंटर्स हैं, 8 पॉइंटर्स दे रखे हैं हमको, ठीक है। 8 पॉइंटर्स दे रखे हैं। 8 पॉइंटर्स को कैसे याद करोगे, 3 की तो कैटेगरी हो गई, एक यहाँ पे पर्सन हो गया और अनऑथराइज्ड इंस्ट्रूमेंट या गैजेट हो गया। आ गया समझ में। चलिए अब आते हैं हम लोग स्केड्यूल को पढ़ने के लिए, क्योंकि स्केड्यूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं तो यही बोलूँगी, जब भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो अगर यहाँ पर आप 2B डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो उसी पेज पे ये स्केड्यूल भी बना लीजिए। रीज़न बताती हूँ क्यों। कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं यार क्या है, स्केड्यूल ही तो है, एक बार आंख से निकाल लेंगे हो जाएगा काम। नहीं, अब जो RPSC है वो स्मार्ट बन गया, बहुत स्मार्ट बन गया है। अब वो बोलता है कि भाई तुम सिर्फ आंखों से निकाल कर एग्ज़ाम नहीं पास करोगे, तुमको हर चीज़ पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो इसको हमको कवरेज साथ साथ में करते हुए चलना है। यू कांट इग्नोर इट, इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। इस पूरे स्केड्यूल को मैंने 3 भागों में बांटा। कैसे, पहले तो हम एजुकेशनल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, फिर हम रिक्रूटमेंट लेवल के एग्जामिनेशन की बात करें, फिर हम स्किल डेवलपमेंट वालों की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर रिक्रूटमेंट के अलावा भी एग्जामिनेशन कवर्ड हैं, ये यहाँ पर कैच है। क्योंकि जो 2022 वाला है ना, वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि रिक्रूटमेंट वाले एग्जामिनेशन। आया बात आपको समझ में, क्या फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कितने लिस्ट के अंदर 8 चीज़ें बता रखी हैं आपको। कितनी चीज़ें हैं, 8 चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट वाली क्या है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। देखिए जिनकी राजस्थान बोर्ड था वो अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट निकालिए, उसको देखिएगा। आज ऊपर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान लिखा हुआ है ना ये चीज़। तो ये यहाँ से ये यहाँ पर ही यही चीज़ लिखी हुई है। कोई भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, इन इंडिया ये कीवर्ड है, राजस्थान नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो क्या लिख सकता है यहाँ पे, इन राजस्थान हो सकता है। पर हमने क्या कहा यहाँ पे, इंडिया को कवर कर दिया हम लोगों ने। किसको कवर कर दिया भाई, हमने इंडिया को कवर कर रखा है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज है स्टेट के अंदर, कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज है कहाँ पर, स्टेट के अंदर। आया बात समझ में आपको। अब आरपीएससी को इन्होंने इंक्लूड किया, यूपीएससी को इन्होंने इंक्लूड किया। मतलब आरपीएससी तो चलो हम लोगों ने दिमाग लगा लिया भाई, राजस्थान का एक्ट है तो राजस्थान वाला तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो होगा। बट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इन लोगों ने अपने अंडर में लिया था। फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर हो गया। अब जिस व्यक्ति को रेलवे का थोड़ा बहुत नॉलेज है या उसने कभी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम दिए हैं तो उसको पता होगा, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है आरआरबी, उसका जो हेडक्वार्टर राजस्थान में है वो अजमेर में है। एग्जामिनेशन रिलेटेड जो जोन बात करता है ना कि भाई फॉर्म भरते हैं तो कौन से जोन से भरा, भाई अजमेर जोन से भर रहा है तो अजमेर। राजस्थान का हाई कोर्ट, राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी RSMSSB, ठीक है। फिर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो कि कंडक्ट कौन कर पा रहा है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, DGT न्यू दिल्ली करवा रहा है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन बनता है कभी तो आपके लिए एक इजी क्या हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है आपको एक क्वेश्चन, अगर मेरे को यहीं से बनाना हो, स्केड्यूल से क्वेश्चन बनाना है हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं पूछ लूँगी ऑल इंडिया जो ट्रेड टेस्ट होता है ना वो कंडक्ट किसके द्वारा होता है। अब जिस व्यक्ति ने स्केड्यूल डीपली पढ़ा होगा उसको तो पता होगा DGT न्यू दिल्ली करवाती है, DGT न्यू दिल्ली करवाती है। पर जिस व्यक्ति ने
पर जिस व्यक्ति ने कभी ये पढ़ा ही नहीं होगा तो वो कैसे बताएगा ये चीज़, वो नहीं बता सकता ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ गया समझ में? कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये चीज़ें, 3 चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई डीजीटी न्यू दिल्ली कौन सा एग्जामिनेशन करवा रही है? ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट करवा रही है भाई। मिनिस्ट्री कौन सी होगी? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाली होगी। आ गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट मान लो आपका कोई दिन बहुत ही खराब हुआ, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम है, कंपटीशन बढ़ाना है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। और आप कह भी नहीं सकते हो कि दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। दिस इज़ द पार्ट ऑफ सिलेबस, इंडीड दिस इज़ द पार्ट ऑफ सिलेबस। अब सेक्शन नंबर 3 प्रोहिबिशन है यूज़ पर अनफेयर मीन्स। देखिए, प्रोहिबिशन तो होना ही है। ऐसे वर्ड आपको बहुत सारे दिखेंगे यहाँ पर। प्रोहिबिशन है, प्रिवेंशन है। ये क्यों यूज़ हो रहा है? मतलब ये जो एक्ट है ये अपने आप में नेगेटिव कंडीशंस इम्प्लाई करने वाला है। नेगेटिव कंडीशंस मतलब ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, है ना, निषेध वाली चीज़ों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या नहीं करना है ना, वो चीज़ें ज़्यादा बता रखी है आपको। नो पर्सन शैल यूज़ अनफेयर मीन्स एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन। कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई भी व्यक्ति अनफेयर मीन्स कहाँ पर डिफाइंड कर रखा है? हम कहते हैं 2C के अंदर कर रखा है। और आप ऐसे अपने बेरेक में भी मार्क करते चलिए। अनफेयर मीन्स की डेफिनेशन कहाँ पर है? 2C के अंदर है। ऐसे करोगे तो याद जल्दी हो जाएगी, और अगर कभी भूल जाते हो तो एक रिविज़न हो जाएगा कि अच्छा ये वाली डेफिनेशन फलाने वाले सेक्शन में दे रखी है। आ गया समझ में? अब इसको अगर तुमको लगे कि नहीं भाई एक लाइन मेरे को विजुअलाइज नहीं हो रही, तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। पब्लिक एग्जामिनेशन है, नो पर्सन शैल यूज़ अनफेयर मीन्स। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल से तरीके से हमने इसको कर लिया। अब सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। अनऑथराइज्ड क्या हो रहा है? या तो पोजेशन हो रहा है या डिस्क्लोजर हो रहा है। पोजेशन मतलब तुम्हारे पास में है, केप्ट है वो चीज़ तुम्हारे पास में, वो चीज़ हमारे पास में केप्ट है, मतलब हमें दे रखी है वो चीज़। पोजीशन मतलब तुम्हारे पास मिली है ना। डिस्क्लोजर मतलब तुम उसको रिवील कर रहे हो किसी भी तरीके से। डिस्क्लोज करना मतलब उस चीज़ को बाहर लेके आना। अब ये पोजीशन वाली चीज़ें हैं, तो देखिए हम लोग पोजीशन लेते हैं ना, ये चीज़ का सॉरी प्रिजम्पशन लेते हैं ना कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति के पोजीशन में मिली है तो मान लिया जाता है कि अगर वो चीज़ उस व्यक्ति की नहीं है तो उसने अनऑथराइज तरीके से ली होगी। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब आता है आपका नो पर्सन हु इज़ नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी to do so shall before the time fixed for the distribution of question paper to the examinees at a public examination। मतलब क्या नहीं करना है, ये कॉमन लाइन हो गई। क्या नहीं करना है वो चीज़ बताइए। तो चलिए मैं आपको इसको नए पेज पर ही करके बताऊंगी। अब देखिए ये एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर ड्राइंग है मेरी, आप ज़्यादा इस पर मत जाइए। ये हमारा व्यक्ति है भाई, मैं इसको वापस से बना लेती हूँ, ये नाराज़ हो गया है व्यक्ति मुझसे। ये व्यक्ति है, ये या तो ऑथराइज्ड है या नहीं है। ठीक है, या तो ये ऑथराइज्ड है या नहीं है, और या फिर इसको परमिशन, परमिटेड लिखा हुआ है ना, परमिटेड किसके द्वारा? बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज, है ना, अपनी ड्यूटीज़ की वजह से। वर्च्यू का मतलब ये हो गया, इसके पास में अथॉरिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आ गई समझ में? ये क्या नहीं करेगा? शैल लिखा है, शैल मतलब कंपल्सरी कंडीशन है भाई। शैल नॉट क्या नहीं करेगा, वो चीज़ें हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं इसके अंदर। अब बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टू एग्जामिनीज। एग्जामिनीज कौन होते हैं? देखिए जो परीक्षार्थी होते हैं, है ना, जो परीक्षा देने गए हैं उनको परीक्षार्थी बोल दिया, एग्जामिनी बोल दिया। एट अ पब्लिक एग्जामिनेशन, कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन हो सकता है। शैल नॉट प्रोक्योर
attempt to procure or possess such question paper, any portion thereof or any copy thereof। क्या क्या? क्वेश्चन पेपर, उसका कोई पोर्शन या कॉपी। मतलब क्या नहीं कर सकते, देखते हैं। ये व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? प्रोक्योर नहीं कर सकता, अटेम्प्ट नहीं कर सकता प्रोक्योर का। क्वेश्चन पेपर पूरा भी हो सकता है, उसका कोई पोर्शन भी हो सकता है, या इस क्वेश्चन पेपर की कॉपी भी हो सकती है। मतलब ज़ेरॉक्स निकलवा के लेके आ गए। किसको नहीं दोगे आप? हमने कहा हम उस व्यक्ति को नहीं देंगे जो कि एग्जामिनी है। किसको नहीं दोगे? एग्जामिनी को नहीं दोगे। पजेस भी नहीं कर सकते आप, मतलब आपके जो कह सकते हैं ना, आपके पास में भी वो चीज़ अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। जो बी सबसेक्शन है वो क्या बोलता है? शैल नॉट इम्पार्ट या ऑफर टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच ही नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी रिलेटेड टू और डिराइव्ड फ्रॉम और टू हैव बियरिंग अपॉन सच क्वेश्चन पेपर। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि ये जो व्यक्ति है ना, ये ना ही इम्पार्ट कर सकता है या फिर अटेम्प्ट कर सकता है इम्पार्ट का। क्या प्रोवाइड करने के लिए? इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन भाई? हमने कहा वही इंफॉर्मेशन जो कि या तो क्वेश्चन पेपर पर है, तुम्हें उसका या तो पता है ना, रीज़न टू बिलीव है, या तुम्हें उस चीज़ की रीज़न टू बिलीव है, या तुम्हें उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये उस क्वेश्चन पेपर पर छपी हुई है। मतलब ना तो तुम उस व्यक्ति को क्वेश्चन पेपर बताओगे, सिंपल भाषा में कहूँ तो, ना कोई क्वेश्चन बताओगे कि ये क्वेश्चन या तो उस चीज़ से रिलेटेड है या डिराइव्ड फ्रॉम यानी वहाँ से लिया गया है, या फिर बियरिंग अपॉन यानी दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर पे। ऐसे इसको थोड़ा सा हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। नॉलेज मतलब उस व्यक्ति के ज्ञान में है ना, ज्ञान में है, ध्यान में है। रीज़न टू बिलीव, उसको ऐसा लगता है कि वो चीज़ रिलेटेड है यानी संबंधित है। डिराइव्ड फ्रॉम यानी उससे ली गई है, या बियरिंग अपॉन यानी मौजूद है उस क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। इम्पार्ट, ऑफर टू इम्पार्ट, क्या चीज़? लेना या ऑफर करना ऐसी इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? जिसका उसको नॉलेज है या रीज़न टू बिलीव है कि वो इंफॉर्मेशन या तो रिलेटेड है या डिराइव्ड है या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर पर मौजूद है। आई समझ में? बहुत ही सिंपली इस पूरे सेक्शन को एक बार आप पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। फर्स्ट में तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर या पजेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कर सकते नहीं है? क्वेश्चन पेपर को, उसका कोई पोर्शन या उसकी कॉपी, ठीक है। सेकंड वाला क्या बात कर रहा है? ना तो आप इम्पार्ट कर सकते हो ना उसका ऑफर दे सकते हो कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट कर दोगे जिसका आपको या तो नॉलेज है या आपको रीज़न टू बिलीव है कि वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है या डिराइव्ड है या बियरिंग अपॉन है उस क्वेश्चन के पेपर के ऊपर, जिसकी क्वेश्चन पेपर की आप बात कर रहे हो। मतलब अब इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल लेके समझो, है ना। पेन चेंज करती हूँ मैं, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये जो व्यक्ति है ना, इसने बोला कि कोई एक एग्ज़ाम है, SI वाला एग्ज़ाम ही लिख के देख लेते हैं हम लोग, है ना। SI वाला एग्ज़ाम हुआ था अभी 2021 वाला, जो लीक हो गया था, बहुत मास लेवल पे लीकेज हुआ था इसमें। इसमें क्या हुआ था कि कोई एक व्यक्ति ने बोला कि भाई ये जो पेपर है ना SI वाला, मैं तुमको दे दूँगा, मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको इन्फॉर्मेशन है ये चीज़ की। अब ये इन्फॉर्मेशन को या तो क्या कर रहा है? इम्पार्ट कर रहा है, यानी या तो तुम उस चीज़ को रिवील कर रहे हो या ऑफर कर रहे हो कि अरे मैं बता दूंगा तेरे को इतने पैसे में या उतने पैसे में, अच्छा तो मेरे लिए ये कर दे, मैं तेरे को क्वेश्चन पेपर बता दूंगा। फेवर्स मांग लिए और मांग लिए। अब इन्फॉर्मेशन या तो इसको नॉलेज ही कैसा है या फिर उसका रीज़न टू बिलीव है कि या तो वो पूरा क्वेश्चन पेपर ही इसको बता दे, कुछ क्वेश्चंस बता दे, यानी उसका कुछ पार्ट बता दे, है ना, पार्ट। और या फिर क्या होगा, उसको कोई ऐसी जानकारी दे दे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है पूरी, जो बियरिंग अपॉन है इस पेपर पे, मैं तुझे ये बता रहा हूँ, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें आपको आ गई समझ में। अब फर्स्ट वाला क्या बात कर रहा है कि ये कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। अब इसके पास में ऑथोरिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लिया ये कोई ऐसा ही व्यक्ति जो सिस्टम का हिस्सा है, या मान लीजिए कि कोई अदरवाइज भी व्यक्ति है, ये अगर प्रोक्योर करे यानी फैलाए या फिर अटेम्प्ट करे ऐसा, है ना, कि मेरे पास में ये जो क्वेश्चन पेपर है, या चलो मेरे पास में कुछ पन्ने हैं इस क्वेश्चन पेपर के, है ना, या फिर मान लो कि मेरे पास में कुछ आधे क्वेश्चन पेपर के ना जो पन्ने हैं वो आ गए, यानी कुछ पोर्शन है उसका, तो मैं उसको तुमको दे दूँगा। तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ आपने पूरा का पूरा जो फिज़िकल कॉपी है, फिज़िकल कॉपी जो होती है ना, वो आपने दे दी। पर इसके अंदर आपने फर्स्ट वाला जो ए वाला जो आपका सबसेक्शन है, इसमें फिज़िकल कॉपी का इधर उधर से ट्रांसफ़र हो रहा है, पोजीशन है, क्योंकि इस व्यक्ति के पास में किसी भी रीज़न से, चाहे तो वो अथॉरिटी के थ्रू हो सकता है या वर्च्यू ऑफ जो इसका ऑफिस है उसके थ्रू हो सकता है। आई ये बात समझ में। सेकंड वाले में सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है ये कीवर्ड है, यानी इंफॉर्मेशन के थ्रू ही सारा काम हो रहा है यहाँ पे। और ये वाला जो है यहाँ पे पोजीशन है, तो एक फिजिकल जो कॉपी होती है आपकी, है ना, कॉपी या पोर्शन या उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, वो चीज़ है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, रीज़न टू बिलीव है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, इन्फॉर्मेशन या तो उस क्वेश्चन पेपर पर है, या उसका कुछ पार्ट बता दिया आपने उसको, या कुछ क्वेश्चंस बता दिए आपने, वो चीज़ है इसके अंदर। आया समझ में? आई होप ये आपको क्लियर। वैसे कोई बड़ा सेक्शन नहीं है, बट हम लोग टाइम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमको चीज़ें समझ में आए कि कैसे पढ़नी है ये चीज़ें आगे जाके। अब आता है सेक्शन नंबर 5, प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क। देखिए, एंट्रस्टेड मतलब उस व्यक्ति को वो कार्य सौंपा गया है ना। कौन सा वर्क, एग्जामिनेशन का वर्क। क्यों एग्जामिनेशन का, क्यों इलेक्शन का क्यों नहीं बोल रहे। हमने कहा भाई पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक्ट है, तो इंटरेस्ट भी तो हम उसको उसी काम के साथ में करेंगे ना। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, no person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, मतलब आपको कोई व्यक्ति हो, आप मान लीजिए आपके पास में ऐसी पावर है या आप ऐसी पोजीशन में हो कि आपको कोई पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए कोई वर्क दिया गया, ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना है, एक्सेप्ट वेयर ही इज़ परमिटेड बाय हिज वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटीज टू डू सो। मतलब जब तक कि आपको परमिशन नहीं है कि आपकी ये ड्यूटी है करने की, उसके अलावा आपको क्या नहीं करना है, शैल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली डाइवल्ज करना, या कॉज टू डाइवल्ज या मेक नॉन एनी अदर पर्सन इंफॉर्मेशन और पार्ट देयर ऑफ विच हैज़ he has come to his knowledge by virtue of his work so being interested। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे समझो, ये व्यक्ति हैं, इनके पास ना एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम है। मान लीजिए कि पेपर जो होते हैं उसकी सील का काम इनके पास में, कि भाई सील पैक करके आपको ये पेपर देने हैं। अब इस व्यक्ति के पास में वो सील पैक कब करेगा, जब वो पूरा पेपर देखेगा उस हिसाब से ही तो वो सील पैक करेगा ना। ऐसा तो है नहीं ना कि बिना पेपर देखे एकदम आंखें बंद करके वो सील पैक करके वो पूरी वो चीज़ बुकलेट तैयार कर देगा। डेफिनेटली वो देखेगा कि भाई पूरी बुकलेट बनानी है मेरे को, सब पेजेस हैं कि नहीं है वहाँ पर, उसके बाद में वो ये चीज़ करेगा। तो उसको क्या करना है, अक्वायर्ड बाय वर्च्यू ऑफ हिज वर्क, ये इसका काम हो गया। मतलब इसको एक्सेस तो है ना, इस चीज़ का एक्सेस है ना, तो डायरेक्टली डाइवल्ज करेगा या ना इनडायरेक्टली डाइवल्ज करेगा, मतलब उस चीज़ के अंदर घुसेगा, या कॉज टू डाइवल्ज यानी किसी और को भी नहीं बोलेगा क्या चीज़, या मेक नोन करेगा यानी किसी और को जानकारी भी नहीं लगने देगा कि क्या है क्या नहीं हो उस कंटेंट के अंदर में, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। थर्ड के अंदर क्या है, अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करना, ये सिंपल सी जनरल बात है, जनरल रूल है। फोर्थ क्या बोल रहा है, अनऑथराइज पोजीशन या डिस्क्लोजर क्वेश्चन पेपर का कोई नहीं करेगा, ना तो आप अपने पास में रखोगे ना ही उस क्वेश्चन पेपर को आप डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि लीकेज का प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है उस एग्जामिनेशन वर्क के साथ में तब, तो वो चीज़ दे रखी है। आ गया समझ में, सिंपल है, कोई बहुत मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो आप कर ही नहीं सकते। ये देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स नहीं करना है,
प्रोक्योर, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर या प्रेजेस नहीं करना है। क्या नहीं करोगे? क्वेश्चन पेपर को नहीं करोगे। और क्या नहीं करोगे? उसका पोर्शन नहीं करोगे या उसकी कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, इसके अंदर क्या नहीं करोगे? इम्पार्ट नहीं करोगे, ऑफर टू इम्पार्ट नहीं करोगे। नॉलेज होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटेड है, डिराइव्ड फ्रॉम है, बियरिंग अपॉन है सच क्वेश्चन पेपर पर। आ गया। फिर क्या नहीं करोगे? अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो एग्जामिनेशन वर्क के साथ में इंटरेस्टेड हो, है ना, आपकी वर्च्यू ऑफ ड्यूटी से इंटरेस्टेड हो, तब ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली डाइवर्ज करोगे या कॉज टू बी डाइवर्ज, ना ही किसी और व्यक्ति को कहोगे कि तुम ऐसे काम में जाओ जिसके द्वारा कि जो वर्क है सारा ये मेक नोन, यानी पता चल जाए सबको। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है सेक्शन 5 के अंदर? एक्सेप्ट वेयर इट इज़ हिज ड्यूटी टू परमिट, सॉरी, एक्सेप्ट जहाँ उसकी ड्यूटी है ऐसा करना। आया समझ में? अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू ट्रैप्स हैं, तो ये हम अभी डील नहीं करने वाले हैं। ओके, अब आता है सेक्शन नंबर 6, पेनल्टीज़ की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 6 और 7 दोनों है। पेनल्टी क्या होगी? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो या तो कॉन्ट्रावीन करता है यानी अगेंस्ट होता है उन प्रोविजंस के जो हमने सेक्शन 3, 4 और 5 में देखे हैं, या अटेम्प्ट करता है कि मैं कॉन्ट्रावीन करूँगा यानी उसके अगेंस्ट जाऊँगा, या आप अबेट करते हो किसी व्यक्ति को कि आप कॉन्ट्रावेंशन करो इस चीज़ का, यानी कि भाई तुम ये काम करो, हमको पता है इलीगल काम है पर नहीं तुम करो ये काम, उसको हम पनिशमेंट देंगे। क्या पनिशमेंट दे रहे हैं हम उसको? हम बोल रहे हैं हम उसको इम्प्रिजनमेंट देंगे। अच्छा, कितनी दोगे भाई? हमने कहा कि मे एक्सटेंड टू 3 ईयर है, यानी मैक्सिमम 3 साल उसको देंगे पनिशमेंट। अच्छा, फाइन कितना होगा? हमने कहा 2000 रुपये तक का। अच्छा, दोनों चीज़ें भी हो सकती है क्या? हमने कहा हाँ दोनों भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उस पर्सन ने एक्चुअल में किया क्या है। आ गया समझ में? सेक्शन नंबर 7 में क्या है? पेनल्टी फॉर ऑफेंस विद प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। मान लो कि वो जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर है, वो किसी व्यक्ति की कस्टडी में है, तुम्हारी कस्टडी में नहीं है, किसी और व्यक्ति के कस्टडी में है, और तुमको लगता है भाई ये पेपर कबाड़ने के लिए तो मेरे को उस व्यक्ति को हर्ट करना ही पड़ेगा, हर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना उस व्यक्ति से। तब यहाँ पर उस सेक्शन के संदर्भ में बात की गई है कि whoever commits an offense punishable under section 6 having made preparation, यानी प्रिपरेशन इटसेल्फ इज सफिशिएंट, ज़रूरी नहीं है अटेम्प्ट, प्रिपरेशन भी होना सफिशिएंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खाली अटेम्प्ट नहीं बोला है सेक्शन 7 ने, सेक्शन 7 ने बोला है प्रिपरेशन इज सफिशिएंट, नियर प्रिपरेशन इज एनफ टू पनिश दैट पर्सन कॉजिंग डेथ ऑफ एनी पर्सन। तुम मान लो कि तुमको पता है कि जिस व्यक्ति के पास में पेपर है वो महा लेवल का ईमानदार व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार है, वो देगा ही नहीं, उसकी जान चली जाएगी पर वो पेपर नहीं देगा। तो तुमने क्या है, तुमने उसकी प्लानिंग बनाई कि अच्छा इसकी डेथ कॉज करके हम वो पेपर हमारे संरक्षण में ले सकते हैं, या तुम उसको हर्ट कर रहे हो, असॉल्ट कर रहे हो उसको, है ना, या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो एनी पर्सन, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट उसका खुद का भी हो सकता है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ें आप उस व्यक्ति को ही करो, हो सकता हो उसके अंदर ऐसा कुछ फियर वगैरह इंड्यूस करवाने के लिए भी तुम कर सकते हो ये चीज़, कि जिस तरह से वो व्यक्ति कैसे भी करके हमको ये पेपर्स दे दे। इम्प्रिजनमेंट क्या है? 3 साल है। फाइन कितना है? 5000 है। 5000 है मतलब ज़्यादा है, एंड दिया हुआ है मतलब ऑप्शन पे नहीं है, कंपल्सरी फाइन है। अब ये चीज़ इम्प्रिजनमेंट किस चीज़ के लिए है? प्रिपरेशन के लिए है। अच्छा, कौन सी प्रेपरेशन? ये जो ऊपर हमने प्रेपरेशन पढ़ी ना, डेथ की, हर्ट की, असॉल्ट की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, ये चीज़ है। आई समझ में बात? ये देखो ये वर्ड्स हैं, प्रिपरेशन फॉर डेथ, हर्ट, असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। पनिशमेंट क्या है? 3 साल प्लस 5000 का फाइन। आ गया समझ में? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। तो ये सेक्शन वैसा है भी नहीं कि आपको लगे अरे भाई क्या ही सेक्शन दे दिया तुम लोगों ने, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब ये सेक्शंस हमारे जब गलत होते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें क्या है, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट एंड देन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फैक्ट्स है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, आपको उसको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप कैसे इस चीज़ को डील करने वाले हैं, है ना।
क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये चीज़। अब आता है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पता होने चाहिए। मैं कह रही हूँ आप जब इस पूरे सेक्शन का आप जब फ्लो चार्ट बना रहे हो ना, अगर ये कीवर्ड्स भी आप मेंशन कर लेते हो ना अपने नोट्स के अंदर, यू आर सॉर्टेड, आपके नोट्स सॉर्टेड है। अब देखिए डिफरेंस देखना हो तो क्या है, अच्छा यहाँ पर भी 3,000 तक का है, यहाँ पर भी 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट क्या दे रखा है, कुछ रिग्रेस वगैरह दे रखा है कि हमने कहा नहीं, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट की बात हुई है। फाइन यहाँ पे 2,000 तक का है, यहाँ पे 5,000 तक का है। यहाँ पर और फाइन लिखा है, मतलब फाइन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। यहाँ पे एंड फाइन है, यानी फाइन कंपल्सरी है। यहाँ पर बोथ चीज़ें भी मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन, अटेम्प्ट और अबेटमेंट की बात की, यहाँ पे प्रिपरेशन की बात की, यानी पेनल्टी जब आप प्रिपरेशन करते हो इन चीज़ों की, और अटेम्प्ट है कि आप उस व्यक्ति से वो चीज़ ले लोगे। आ गया समझ में, सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ बताई नहीं है मैंने। अब आता है पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, और इसी के साथ ही हमारा जो पूरा सेशन है ये समअप हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल एक्ट है, और जब इतने सिंपल एक्ट से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्यों गलती करनी है हमको, है ना। मैं मान लेती हूँ SC/ST एक्ट थोड़ा टेक्निकल है विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 3, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, याद करना थोड़ा भारी है उसको। एंड देन ये जो एक्ट्स हैं ये वो हैं जो हमको चेरी ऑन द केक है ना, मतलब ये केक है और ये उसके ऊपर लगी हुई चेरी है, मतलब ये चीज़, इस चीज़ से हमको जो बोनस मार्क मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये चीज़ अच्छे से आप करिए। अब पावर टू अमेंड स्केड्यूल किसके पास में होगी भाई, हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट के पास में होगी। कैसे करोगे, नोटिफिकेशन के थ्रू हो सकता है। अच्छा किस में दोगे आप नोटिफिकेशन, हमने कहा ऑफिशियल गैजेट में देंगे। तो ये इतनी चीज़ तो मैं मान के चलती हूँ, अगर आपने लॉ पढ़ लिया है और मुझसे पढ़ लिया है अगर प्रीवियस वाला सेक्शन या ये सेक्शन, तो आपको पता होगा कि हम ऑफिशियल गैजेट का बार 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 रिपीट मोड पर बखान कर रहे हैं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑफिशियल गैजेट किसको बोलते हैं, राजपत्र बोलते हैं। ठीक है, include in the schedule any other public examination in respect of which it consider necessary, मतलब कोई और भी लिस्ट में हम लोग नाम ऐड कर सकते हैं। जो हमारे स्केड्यूल में 8 नाम दिए हुए थे उसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है नेसेसरी है। ठीक है, कि ये प्रोविजन ऑफ एक्ट इस पर अप्लाई होंगे। इफेक्ट क्या होगा, अपॉन पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट द स्केड्यूल शैल बी डीम्ड और हैव बीन अमेंडेड अकॉर्डिंगली। तो उसी प्रकार से इस स्केड्यूल का हम लोग मान लेंगे कि अमेंडमेंट हो गया है, मतलब मात्र ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना सफिशिएंट है। अब देख लो कीवर्ड्स क्या हैं, प्रोक्योर, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, पजेस, इम्पार्ट, ऑफर टू इम्पार्ट, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर, उसका पार्ट या उसकी कॉपी। डाइवल्ज, कॉज टू डाइवल्ज और मेक नोन, क्या, इन्फॉर्मेशन। अच्छा इन्फॉर्मेशन कौन सी, ठीक है, मेक नोन या रीज़न टू बिलीव भी दिया हुआ है यहाँ पे एक वर्ड, वो देख लीजिएगा आप, कि कोई भी कंटेंट है, बियरिंग अपॉन है वो कंटेंट अगर, है ना, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं ये चीज़ें। आया ये चीज़ समझ में। फिर पेनल्टी यहाँ पर क्या होगी, सेक्शन 6 के अंदर हम लोग बोलते हैं, सेक्शन 6 के अंदर पेनल्टी दे रखी है 3 ईयर की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, या फिर फाइन 2,000 रुपीज़ तक का, या फिर बोथ। ठीक है, इसके अंदर क्यों है, क्योंकि एग्रेवेटेड है, तब 3 साल तक का मैक्सिमम जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, प्लस फाइन है वो 5,000 रुपीज़ तक का है। आ गया समझ में। तो ये एक्ट पूरा मैंने इस तरह से समअप कर दिया है। सेक्शन 2 के अंदर 3 ही डेफिनेशंस हैं, ये वाली कहाँ पर दे रखी है, 2A के अंदर दे रखी है। पब्लिक एग्जामिनेशन आपको कहाँ पे दे रखा है, 2B के अंदर दे रखा है। अनफेयर मीन्स कहाँ पर दे रखा है, 2C के अंदर दे रखा है। अच्छा 2D के अंदर क्या दे रखा है कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं वो यहाँ पर नहीं डिफाइन किए गए तो IPC से उसका रेफरेंस ले लेना। ओके, फिर अनफेयर मीन्स कैसे है ना प्रोहिबिट हुआ है वो चीज़ बता रखी है। फिर क्वेश्चन पेपर की सिक्योरिटी से रिलेटेड बात की हुई है, मतलब समय से पहले कोई भी जो क्वेश्चन पेपर है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं करेंगे।
एंड देन पनिशमेंट पेनल्टी, ये चीज़ें। और ये अमेंडमेंट कैसे होगा स्केड्यूल का, स्टेट गवर्नमेंट करेगी कैसे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये चीज़ बताने की कोशिश की है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारा 2022 वाला जो एक्ट है उसके ऊपर। बहुत ही सिंपल है ये भी एक्ट, बट इसमें जो सेक्शन नंबर हैं आपके, जो सेक्शंस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं और थोड़े से लेंथी भी हैं। तो देखिए आपको 1992 वाला तो ऐसे ही याद हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। ये मैं पूरे क्यों पढ़ा रही हूँ आपको और इतनी डिटेल में अभी क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती तो शायद जो टाइटल है और जो मेन कीवर्ड्स है वो भी हाईलाइट करवा के जा सकती थी, बट क्योंकि ये वाला जो एक्ट है ये आपके मेंस में भी आएगा, ये दोनों एक्ट हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, एक्ट नंबर क्या है, सॉरी एक्ट नंबर क्या है आपका, एक्ट नंबर 6 है। कौन सा, 2022 का। कब मिली थी असेंट, 5 अप्रैल 2022 को मिली थी। विद इन्फोर्समेंट क्या है, 12 अप्रैल 2022। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप उसको अच्छे से देखिएगा। वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर आपने देखा होगा 8 नवंबर डेट थी 1992, और उसमें इन्फोर्समेंट की डेट भी 8 नवंबर ही है। क्यों है, क्योंकि एट वंस आया है, ठीक है, यानी उसी दिन से आया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अंदर एनफोर्समेंट डेट और असेंट डेट सेम है, और इसके अंदर जो आपका असेंट का डेट है वो 5 अप्रैल है, एंड देन एनफोर्समेंट का 12 अप्रैल है। एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ राजस्थान, जैसा उसमें था वैसा ही है। टोटल सेक्शन कितने दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। स्केड्यूल कितने हैं, 2 हैं। डेजिग्नेटेड कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू होगी वो बताया हुआ है। तो मतलब इसमें ओवरऑल मैं बात करूँ ना, ये वाला एक्ट अगर हम बात करें कि उस वाले एक्ट से कैसे डिफरेंट है, तो हम कहते हैं कि जो 2022 वाला जो आपका एक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इलेबरेट फॉर्म में बात कर रहा है, इलेबरेट फॉर्म में बात कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेबरेट फॉर्म में बात कर रहा है। ये सिर्फ एक्ट को बता नहीं रहा है, ये एक्ट के बारे में इलेबरेट फॉर्म में बात कर रहा है, मतलब इसमें प्रोसीजर भी बता रखे हैं, इसमें कोर्ट का भी वर्णन किया गया है। वो वाला जो एक्ट था वो भी कोई ख़राब नहीं था, बट उसमें कोई बहुत डिटेल लेवल पे चीज़ें नहीं बता रखी, बस बता दिया कि भाई ऐसा एक्ट होगा, इतनी पेनल्टी देंगे, इतना इम्प्रिजनमेंट देंगे, ये चीज़ नहीं कर सकते। तो वो मान लो एक तरह का डायरेक्टिव एक्ट था, नॉर्मल सी डायरेक्शंस दे रखी हैं, है ना, एक जनरल गाइडलाइन टाइप की दे रखी हैं। बट ये जो एक्ट है ये एक्चुअल एक्शन से रिलेटेड है, यहाँ पर एक्शन मोड ऑन है उसका। आई बात समझ में, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। इफेक्टिव मेजर्स लेके आना, प्रिवेंट एंड कर्ब द फॉलोइंग ऑफेंसेस इन द पब्लिक रिक्रूटमेंट। क्या क्या नहीं करना है, लीकेज नहीं करना है क्वेश्चन पेपर का, अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करना। ये वाली चीज़ें कहाँ पर थी, ये वाली चीज़ें हमारे 1992 वाले एक्ट में भी कवर हो रही थी। ये वाली थी क्या, इम्पर्सोनेशन एट पब्लिक एग्जामिनेशन, हमने कहा नहीं, तो 1992 वाले में तो ऐसी बात ही नहीं की। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रॉड की बात की थी क्या, हमने कहा नहीं, ये भी बात नहीं हो रखी वहाँ पर। कोई फेयर ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात हुई है क्या, हमने कहा नहीं। कोई कोर्ट वगैरह डेजिग्नेट किए थे क्या, हमने कहा नहीं। पनिशमेंट थी क्या, पेपर लीक माफियाज और ऑफेंडर के बारे में, हमने कहा एज सच तो नहीं थी, ठीक ठाक सी पनिशमेंट थी, 3 साल वाली जो थी ना वो थी यहाँ पे पनिशमेंट, हमने कहा चलो ठीक है। तो ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा आई है यहाँ पर, ये कोई टाइम पास वाली चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ऑफेंसेस तो पहले भी हो ही रहे थे ना, ऐसी बात तो है नहीं ना कि ऑफेंसेस पहले नहीं हो रहे थे, पहले भी हो रहे थे ऑफेंसेस, बट उन ऑफेंसेस को रोकना था हमको। जैसे कि इम्पर्सोनेशन, मतलब आप गए, आपने वो देखा होगा अभी एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि एक व्यक्ति था ना, कोई बॉयफ्रेंड था, वो अपनी गर्लफ्रेंड, महिला मित्र, अजीज़ महिला मित्र के बिहाफ पर एग्ज़ाम देने पहुंच गया था, फिर उसको बाद में पकड़ लिया गया, उसने फेक आधार कार्ड वगैरह, आईडी वगैरह सब बना ली थी। तो इम्पर्सोनेशन का मतलब यही होता है कि आप वो व्यक्ति हो नहीं, पर आप वो व्यक्ति होने का दावा करते हो, या आप किसी व्यक्ति को मजबूर करते हो वो बिलीव करे कि आप वही व्यक्ति हो। ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रॉड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कोई भी पेपर लीक होते हैं ना, एक दो जनों के मिली भगत से नहीं होते, बहुत मास लेवल पे लोग इंक्लूड होते हैं उसके अंदर, तब जाके कोई एग्जामिनेशन फ्रॉड होता है। जैसे जो हमारा एसआई वाला जो लीक था उसमें बड़े लेवल पे लोग इंक्लूड थे, है ना,
छोटे लेवल पे तो थे जो थे, जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कॉपीज़ भेज रहे हैं, है ना, कि भाई 15 लाख में पेपर बिक गया, 20 लाख में बिक गया, तो ऐसे ही तो नहीं बिका होगा ना, किसी ने तो उनको वो पेपर अवेलेबल करवाया ही है ना। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी कि जो पेपर सेटर थे, जो पेपर बनाने वाले ही थे, उन्होंने ही पेपर आउट कर दिया। तो ये चीज़ है ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन फ्रॉड, मतलब पूरा पूरा गिरोह जो होता है ना, वो इन्वॉल्व है इस चीज़ में। अब ये हमें इसलिए भी ज़रूरी लगा कि हमको फेयर और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट करवाने हैं भाई। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट क्यों करवाने हैं? क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के बहुत जो मूल्यवान साल होते हैं वो तब किसी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करता है तो वो उसके अंदर दे देता है। आज आपकी भी जो एज ग्रुप होगी ना, आपका जो भी एज ग्रुप होगा, वो लगभग मैं मान रही हूँ 23 से लेकर 35 समथिंग, ये इतना तो जो एज ग्रुप है ये मोस्टली एक्टिव रहता ही है जब भी एग्जामिनेशन की बात होती है। आप अगर उससे छोटे हो तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस रेस के अंदर बहुत जल्दी आ गए हैं, बट जनरली ये एज ग्रुप रहता है लोगों का। लोग 35 तक तो फिर भी ट्राई करते ही करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ जो कोशिशें होती हैं ना वो सफिशिएंट होती नहीं है। इस्टेब्लिश करने थे डेजिग्नेटेड कोर्ट, मतलब अब वही बात है, डेजिग्नेटेड कोर्ट आप लोगों ने वहाँ पर भी देखे थे, स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, कहाँ पर, SC ST एक्ट में। तो यहाँ पर कोर्ट को भी तो डेजिग्नेट करना है ना यार, कि भाई आप देखिए इस मामले में क्या कर सकते हैं, कैसे इंक्वायरीज हो सकती हैं, वो चीज़ है। पनिशमेंट तो देना ही होता है, जब लॉ बना है तो वो पेनल प्रोविजंस तो बताएगा ही ना उस चीज़ के, है ना। अब देखिए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, अब इसमें मैं सिर्फ वही वर्ड हाईलाइट करी हूँ जो 1992 वाले एक्ट में नहीं है, जैसे कि मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स दे रखा है इन रिक्रूटमेंट, ये चीज़ एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो ये अब आपको याद हो जानी चाहिए, क्या फ़र्क है नाम में, ये दो वर्ड्स का फ़र्क है। अब अगर सपोज कर 2022 या फिर 1992 नहीं देता है आपको, बट अगर आपको आंसर मार्क करना है तो कैसे करोगे, इसी के थ्रू करोगे। क्योंकि देख लो जो 1992 वाला एक्ट है ना, उसके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर की जो डेफिनेशन है 2A के अंदर दे रखी है, आई समझ में बात, तो यहाँ पर अलग दे रखी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आंसर चेंज हो जाएगा एक्ट नंबर चेंज होते। शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ राजस्थान, ठीक है। कमेंसमेंट क्या है भाई, हमने बोला कमेंसमेंट इसकी एक तो 15 अप्रैल को हो रहा है, सॉरी 5 अप्रैल को एसेंट मिल रही है, एंड देन 12 अप्रैल को इन्फोर्समेंट में आ रहा है। आ गई ये चीज़ समझ में आपको। अब देखिए इसमें कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज शुरू हो गया। हमने बोला मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा हुआ है, मतलब कैसी डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव है, मतलब ये जो डेफिनेशन है अपने आप में पूर्ण डेफिनेशन है, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट, मतलब प्रिपरेशन, मतलब पेपर बन रहा है, ठीक है, उसका प्रिंट हो रहा है, ये जो पेपर है ना, पेपर इसको प्रिंट कर रहे हो आप। पहले तो हमने बनाया, अब कैसे बनाएंगे भाई, पहले हमने हो सकता हो लिखा हो, उसका ड्राफ्ट तैयार किया हो, फिर हमने उसको या तो टाइप किया होगा, फिर हम उसको प्रिंट करें, फिर सुपरविजन दिया जाता है उसको कि भाई उस पेपर को कैसे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर उसकी कोडिंग होती है ना, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है पेपर को, फिर उसका स्टोरेज होता है, देन ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब अब वो देखा होगा आपने, वो सरकारी गाड़ी होती है, लिखा हुआ होता है कि फलाने एग्ज़ाम के लिए वो नियुक्त की गई गाड़ी है, तो उसमें वो पेपर डाला जाता है। फिर कलेक्शन ऑफ जो क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट है, रिजल्ट शीट है, ये चीज़ें होती हैं, फिर उनका एवोल्यूशन होता है, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है। तो ये पूरी एक साइकिल है, पूरी एक साइकिल है। क्वेश्चन पेपर भी आ गए यहाँ पे, आंसर शीट भी आ गए, OMR भी आ गई, रिजल्ट शीट भी आ गई। ये चीज़ें क्यों हम लोगों ने इंक्लूड की, प्रीवियस वाला एक्ट पढ़ा था वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर की बात की गई है, आंसर शीट और OMR शीट या रिजल्ट शीट की कोई बात नहीं की गई है। बट हमने ये चीज़ देखी कि जो पेपर लीक के मामले होते हैं ना, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर ही आउट हो रहा है, आंसर शीट भी लोग बदल देते हैं। मतलब मान लो कि तुम्हारी एक्स आंसर शीट जो है ये तुम्हारी एक्चुअल है, और जो वाई वाली है वो किसी और ने सही आंसर्स लिखकर, मतलब ये वो आंसर्स है जो तुमको मेरिट से काफ़ी ऊपर लेके जा रहे हैं, मेरिट क्लियर हो रही है, और इन आंसर्स को अगर कोई देख लेना तो भाई तुम्हारे 0 नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव में आ रहे हैं, मतलब तुम सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, ये वैसी आंसर शीट है तुम्हारी।
ये ओरिजिनल है जो तुमने उस एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठ के भरी होगी। तो ये जो आंसर शीट है ये इसके साथ में रिप्लेस कर दी जाती है। और एमआर शीट, जो गोले भरे नहीं जाते, एआईबी का पेपर दिया था नहीं दिया था, उसके अंदर गोले नहीं भर रहे थे हम लोग, वो चीज़ है। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो आरपीएससी एग्ज़ाम करवा रही है तो वो अपने वाले पैटर्न पे ही करवा रही है। एक 5वां ऑप्शन भी आ गया है इसके अंदर, है ना, नन ऑफ द अबव, नॉट अटेम्प्टेड। ये वाला ऑप्शन भरना कंपलसरी है आरपीएससी एपीओ के अंदर। सिर्फ 10% ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें अगर आपने कुछ नहीं भरा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना 1/3 नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी आपकी। पता है कि नहीं पता है, पढ़ा था ना डिटेल में नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का। फिर आंसर शीट, ओएमआर शीट या रिजल्ट शीट, भाई रिजल्ट चेंज कर दिया। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है यूपीएससी वगैरह के रिजल्ट आते हैं, भाई एक रैंक पे 2-2 3-3 लोग लड़ रहे होते हैं, अरे मैं हूँ ये असली वाली व्यक्ति। तो फिर बाद में पता चलता है पूरा, वो जब रिजल्ट वगैरह निकल जाता है, सेलिब्रेशन मोड ऑन होता है उनका, फिर पता चलता है कि भाई जो असली व्यक्ति है वो तो बेचारा सामने ही नहीं आया, फिर उसको बाद में सामने आना पड़ता है। ये वो चीज़ें, ठीक है। अब आता है एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है। वहाँ पे तो एनी प्लेस दिया हुआ था, है ना, एनी प्लेस दिया हुआ था। यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी आ गया, पार्ट भी आ गया उसका, उसमें प्रीमाइसेस दिए हुए थे, है ना, साथ में, सॉरी। आप ये थोड़ा सा सेशन, मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा आप जो सेशन है ना पूरा, बहुत इजीली और आराम से एक एक चीज़ देखिएगा, क्योंकि मैं कंपेयर करती हुई ही चल रही हूँ इस पूरे सेशन को। इंस्टीट्यूशन भी आ गया, यहाँ पे पार्ट भी आ गया, ठीक है। वहाँ पर क्या है, एनी प्लेस की बात की गई थी, क्या बात की गई थी, एनी प्लेस की बात की गई थी वहाँ पर। अब इंक्लूड क्या है, एंटायर प्रेमाइसेस है, वहाँ पर भी एंटायर प्रेमाइसेस की बात की गई थी, ठीक है। इतनी हो गई हमारी डेफिनेशन। अब आते हैं हम एग्जामिनी क्या है, परीक्षार्थी कौन है। परीक्षार्थी कौन है, वही व्यक्ति जिसको परमिशन मिली है कंसर्निंग अथॉरिटी से कि वो अपीयर हो सके उस पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। इंक्लूड क्या क्या कर दिया, पर्सन ऑथराइज टू एक्ट एज स्क्राइब ऑन इट्स बिहाफ। इस वाले एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान रखिए। स्क्राइब, स्क्राइब देखिए वो व्यक्ति होता है, अब मान लीजिए आप या कोई भी व्यक्ति वो ऐसी परिस्थिति के अंदर है जो जहाँ पर वो एग्ज़ाम नहीं लिख सकता अपना, तो वहाँ पर उसका एग्ज़ाम कोई तो और लिखेगा ही, है ना। तो जब आप पहले से ही अप्लाई कर देते हो ना कि आपको नीड है या नहीं है स्क्राइब के लिए, तो आपको एक पर्सन अलॉट करके दिया जाता है वहाँ पर, तो वो व्यक्ति भी आपके परीक्षार्थी के अंदर ही आएगा। आ गया समझ में, गुड। अब आता है एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन होती है। हमने कहा एग्जामिनेशन अथॉरिटी वही है जो स्केड्यूल 1 के अंदर है। वहाँ पर कितने स्केड्यूल थे, एक ही स्केड्यूल था, एक है 1992 वाले में, सॉरी, और यहाँ पर आपके 2022 वाले में 2 स्केड्यूल की बात की गई है ना, 2 स्केड्यूल है। दोनों को देखो, मैंने डेफिनेशन और स्केड्यूल, जिस डेफिनेशन से वो स्केड्यूल रिलेटेड है मैंने उसको एक ही पेज पे लिख दिया। ये मेरा तरीका है पढ़ने का। देखिए आपका ये हो सकता है कि आप चाहो कि मैं नहीं, पहले मैं डेफिनेशन कलेक्टिवली पढ़ूंगा एंड देन बाद में मेरे को स्केड्यूल पढ़ने, तो आप वो वैसे भी कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि जो चीज़ साथ के साथ में पढ़ ली जाए और अगर वो इतनी लेंदी नहीं है तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, एग्जामिनेशन अथॉरिटी में आरपीएससी आ गया। आरपीएससी ही आपका आईपीओ का एग्ज़ाम करवा रही है, पता है ना। राजस्थान हाई कोर्ट आरजेएस का एग्ज़ाम करवा रही है। फिर आरएसएस भी आ गया, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आ गया। कोई भी अथॉरिटी, एजेंसी या रिक्रूटमेंट कमेटी जिसको कॉन्स्टिट्यूट, जिसका गठन जो है वो किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी आ गई, ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको जो फंड है वो किससे मिलता है, स्टेट का मिलता है, जिनको हम स्टेट यूनिवर्सिटी भी बोल देते हैं। जैसे कि आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, जेएनवीयू हो गई। फिर आरबीएससी आ गया यहाँ पे आपका। फिर राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जयपुर आ गया।
साथ में आ गया आपके PSUs जो कि ओन्ड हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। देखिए PSUs वो वाली जो कंपनीज हो गई जिनको स्टेट गवर्नमेंट ही रन करती है, ठीक है। सोसाइटी, कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज, PSU ओन्ड सब्सटेंशियली और पार्शियली बाय स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए ये कोई कंपनी है, अब इसको या तो पूर्णतः पूरी इस कंपनी को या तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, या मान लीजिए कि इस कंपनी का कुछ जो पार्ट है ना, इस कंपनी का बस इतना ही जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। आ गई आपको ये बात समझ में? कोई अदर अथॉरिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है लेटर ऑन। ये ऑप्शन रखा ही इसलिए गया है, मतलब अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी आगे भी जारी रहेगी। उनको लगा अगर कि हमको नहीं इंट्रोड्यूस करना है तो हम कर सकते हैं। कौन सी अथॉरिटी? तो 2B के अंदर हमने क्या पढ़ा? एग्जामिनेशन अथॉरिटी और साथ में स्केड्यूल नंबर 1, ठीक है। अब आता है आपका पब्लिक एग्जामिनेशन। किसको बोलेंगे? पब्लिक एग्जामिनेशन। वहाँ पर आपके 2B के अंदर डिफाइन था। यहाँ पे 2B में क्या है? एग्जामिनेशन अथॉरिटी है। एकदम देखिए कान आँख सब खुले रहने चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार हमको लगता है हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमको आता भी है, ऐसी बात नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, बट हमने सपोज करो ये 2022 पढ़ा ही नहीं है आपने, आप 1992 के भरोसे ये एग्जामिनेशन वाला टिक करके आ गए, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 वाली, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। 1/3 का मतलब अगर एक सही क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिल रहे हैं, तो एक जो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होता है ना, क्वेश्चन गलत होता है तो उसके आपके 0.33 नंबर जो होते हैं, 0.33 नंबर वो कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब स्केड्यूल 2 क्या बात करता है? एग्ज़ाम्स को कवर कर रखा है इसने। कौन से एग्ज़ाम? वही एग्ज़ाम जो RPSC गवर्न कर रही है। अच्छा, RPSC कौन कौन से एग्ज़ाम्स करवाती है? लेक्चरर वाले करवा रही है ना, आपका APO करवा रही है, RPSC JLO भी करवा रही है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स करवाती है RPSC। मैक्सिमम एग्ज़ाम्स जो हैं वो RPSC ही करवाती है। फिर राजस्थान हाई कोर्ट की जो एग्ज़ामिनेशन है, हाई कोर्ट LDC की जो भर्ती आएगी वो, एंड सो ऑन। या आपके RJS की वैकेंसी हो गई, RSSB की जो एग्ज़ामिनेशन है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, मतलब अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग स्टाफ चाहिए होते हैं, उनसे रिलेटेड हो गया। ऐसे कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो कि कंडक्ट हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, है ना, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ामिनेशन हो गए, मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आपको कोई स्टाफ चाहिए, है ना, कुछ हैंडलिंग करने वाले स्टाफ चाहिए, कोई भी प्रकार का स्टाफ चाहिए तो वो सारा इसमें आ जाएगा। RBSC रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन हो गए, यहाँ पर भी तो रिक्रूटमेंट करवाना है आपको, RBSC के अंदर भी उसके हो गए। पुलिस के हो गए। अब पुलिस ऐसे ही तो नहीं बन जाओगे ना, एग्ज़ाम दे के बनोगे, तो पुलिस के एग्ज़ामिनेशन हो गए। PSU वाले एग्ज़ामिनेशन हो गए, जैसे रिको में भी आई थी एक वैकेंसी अभी आई थी, JLO की आई थी, काफ़ी कम पोस्ट थी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडी सब्सटेंशियली पार्शियली बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओन करती है उनको। कोई भी एग्जामिनेशन नोटिफाइड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कंडक्ट करते हैं उन एजेंसीज़ के थ्रू जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताती है, मतलब एजेंसीज भी हो सकती हैं। एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट देखिए, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, बट एजेंट कौन होता है? हु इज़ एन एजेंट? एजेंट वो व्यक्ति है जो अपने प्रिंसिपल के कहने पर कोई काम करता है, मतलब जो एजेंट काम करेगा उसकी लाइबिलिटी किस पर आएगी? प्रिंसिपल पे आएगी, स्वतंत्र नहीं होता। कहाँ पर पढ़ा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आया समझ में? अब आता है आपका अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स वहाँ पर भी दिया हुआ था, यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर करनी है, तो कैसे करोगे आप? इसको क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप इसको उस तरह से देखो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था। फर्स्ट में हमको किसका रिलेशन दिया हुआ है? एग्जामिनी का दिया हुआ है।
वहाँ पर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन था नहीं, वहाँ पर तो एनी पर्सन लिखा हुआ था, है ना। वहाँ पर क्या था, एनी पर्सन था। यहाँ पर एग्जामिनी को भी इंक्लूड कर दिया। मतलब तुम पेपर देने आ रहे हो ना, तो तुम भी नहीं कर सकते ये काम। वहाँ पर तो एनी पर्सन करके उसको ब्रॉड कर दिया, खाली यहाँ पर एनी पर्सन है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे अनऑथराइज्ड हेल्प नहीं लोगे किसकी, किसी भी पर्सन की, ग्रुप की। डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। अच्छा, अनऑथराइज्ड मटेरियल की भी नहीं लेनी होगी। वो या तो रिटर्न हो सकता है, रिकॉर्डेड हो सकता है, कॉपीड हो सकता है, प्रिंटेड हो सकता है। कॉपीड वाली जो चीज़ है, ये आपके उस वाले जो डेफिनेशन है 1992 इन एनी फॉर्म व्हाट्सएवर, या किसी भी प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो सकती है। देन अनऑथराइज इंस्ट्रूमेंट और गैजेट है, ये चीज़ यूज़ नहीं करनी। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, है ना, नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट था, वहाँ पे मैकेनिकल वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, तो ये मैकेनिकल ये नया वर्ड है यहाँ पर। फिर इम्पर्सोनेट नहीं करोगे, लीक नहीं करोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे लीक करने का, कॉन्स्पायर यानी षड्यंत्र नहीं रचोगे कि आप पेपर लीक करोगे। तो इम्पर्सोनेट एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ हो गई आपकी लीक। तीसरा हो गया इसका अटेम्प्ट लीक का। फोर्थ हो गया कॉन्स्पिरेसी टू लीक क्वेश्चन पेपर। फिर यहाँ पर प्रोक्योर है या अटेम्प्ट टू प्रोक्योर है, प्रोक्योर है उसका अटेम्प्ट है। पजेस है या अटेम्प्ट टू पजेस है क्या, क्वेश्चन पेपर अनऑथराइज्ड मैनर में। फिर सॉल्व नहीं करोगे आप, ना अटेम्प्ट करोगे सॉल्व करने का, ना सीक असिस्टेंट टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन अनऑथराइज्ड मैनर। मतलब तुम ये जाके नहीं बोल सकते कि भाई तू मेरे बिहाफ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे दे, नहीं। ना तो आप किसी से सॉल्व करवाओगे, ना आप अटेम्प्ट करोगे किसी और का सॉल्व करने का, ना ही असिस्टेंस लोगे किसी व्यक्ति से कि भाई नहीं आप मेरी सहायता कीजिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप असिस्ट नहीं करोगे एग्जामिनी को किसी पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी मैनर में। देखिए आपने सुना होगा कि भाई कई बार लोग बोलते हैं भाई हमारा तो एग्जामिनर अच्छा था, उसने हमको बता दिया, उसने हमारी हेल्प कर दी। बट जनरली ये चीज़ अनफेयर मीन्स के अंदर आती है, आपको नहीं करनी भलाई भाई। कल को जाके अगर आप भी अपॉइंट होते हो ना ऐसी पोजीशन में जहाँ आपको एज अ सुपरवाइज़र, एज एन इन्विजिलेटर आपको अपॉइंट किया जाता है, तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आपके उसके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आएगी। एक्सप्लेनेशन क्या है, एनी पर्सन में एग्जामिनी आता है। मतलब यहाँ पर एनी पर्सन है ना, इसमें एग्जामिनी भी इंक्लूड है। मतलब इस चीज़ को आप ऐसे देखो कि यहाँ पर जो यहाँ पे जो एग्जामिनी है इसको तो यहाँ पर डायरेक्टली मना कर दिया। यहाँ पर इन रिलेशन टू पर्सन बातें की गई है, तो यहाँ पर भी उसको इंक्लूड करके मना कर दिया। मतलब अगर तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो तुम तो किसी भी तरीके से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। कोई दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है ना, इसने कर दिया उसने कर दिया, वो तुम्हारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। फिर यहाँ पर जी है, वो क्या बोलता है, आईपीसी का रेफरेंस ले लो। क्यों, क्योंकि ये एक्ट देखिए 2022 में बना है। अगर 2024 जुलाई के बाद में बनता है या अभी बनता तो यहाँ पर बीएनएस लिखा हुआ होता। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ पढ़ना है, उसका प्रोविज़न अप्लाई कर देंगे। आ गया समझ में। ये डेफिनेशन का आप देख सकते हो कैसे हैं। 2B में ऑथोरिटी बताया हुआ है, इसके साथ में स्केड्यूल 1 है जिसमें ऑथोरिटीज़ बताई हुई हैं एग्ज़ाम की। 10 तरह की चीज़ें बता रखी है लिस्ट के अंदर। प्रीवियस वाला जो स्केड्यूल था उसमें 8 तरह की चीज़ें थी 1992 वाले में। फिर एग्जामिनेशन बता रखा है, तो 10 ऑथोरिटी हैं तो 10 तरह के एग्जामिनेशन भी बता रखे हैं यहाँ पे। फिर अनफेयर मीन्स कैसा होगा कैसा नहीं होगा, किस किस चीज़ को आप अनफेयर मीन्स बोलोगे वो। फिर आईपीसी का रेफरेंस लेना, ये चीज़ बता रखी है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 3 पे। सेक्शन नंबर 3, अब आप लोग ये चीज़ थोड़ा सा नोट कर रहे होगे कि मेरा जो बनाने का तरीका है नोट्स को, मैंने कुछ कुछ वर्ड्स के आधार पर इन नोट्स को बनाया है। जैसे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन की बात है, क्या प्रोहिबिशन हो रहा है यहाँ पर, तो अनफेयर मीन्स का यूज़ का प्रोहिबिशन हो रहा है। यहाँ पे एंटर इन एग्जामिनेशन का प्रोहिबिशन है, और कि कोई और प्लेस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जाएगा नहीं, यूज़ नहीं करेगा अनफेयर मीन्स को,
सिंपल सी बात है। अनफेयर मीन्स ये सब बताई थी हम लोगों ने, अनफेयर मीन्स क्या क्या होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं होनी चाहिए। प्रोहिबिशन टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर, सॉरी, no person shall enter examination center premises if he is not interested with examination center, not engaged in conduct of examination, not an examinee। मतलब समझिए, मतलब तुम्हारा एग्जामिनेशन वर्क से कोई वास्ता नहीं है, है ना, तुम्हारे पास में एग्जामिनेशन वर्क तुम नहीं कर रहे हो, इंगेज नहीं हो कंडक्शन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, मतलब वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं हो, कोई इन्विजिलेटर नहीं हो, सपोज करो, है ना, एग्जाम्पल के लिए एग्जामिनी नहीं हो, मतलब परीक्षार्थी नहीं हो, खुद नहीं जा रहे हो तुम एग्ज़ाम देने के लिए, तो तुम नहीं एंटर कर सकते। एक चीज़ बताओ, एग्ज़ाम देने जाते हैं हम लोग, तो हम क्या हमारे पेरेंट्स को या हमारे साथ में जो व्यक्ति जाता है उसको अंदर लेके चले जाते हैं क्या? हमने कहा नहीं, सिर्फ वही चाहते हैं जिनका एग्ज़ाम होगा, वो क्या करेंगे जाके, वो तो बाहर ही रुकते हैं। बस वही चीज़ इसमें बोली है, सिर्फ वही व्यक्ति उस प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करेंगे जिनका उस एग्जामिनेशन से किसी भी प्रकार का लेना देना है। फिर नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी यूज्ड अप्लाइज टू पर्सन इंटरेस्टेड इंगेज्ड विद वर्क पर्टेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन। प्रोहिबिशन क्या लगाया हम लोगों ने, यूज़ नहीं करना, कॉज टू बी यूज़ नहीं करना एनी अदर प्लेस अदर देन द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब ये मान लो कि ये पूरी एक बिल्डिंग है, इसको एग्ज़ाम सेंटर बनाया है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि तुमको उस बिल्डिंग से उतार के, है ना, आपकी जो रूम है, क्लासेस हैं, वहाँ से हटा के आपको किसी और बिल्डिंग में ले जाते, नहीं होता ना। जनरली जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होता है हम वहीं पर एग्ज़ाम देते हैं। तो ये चीज़ इसमें बोली है कि आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर वेंटर चेंज नहीं करोगे। फिर ये चीज़ क्यों की जाती है, घोस्ट सेंटर ना बने, अनऑथराइज्ड वेन्यूज़ ना यूज़ हो, मैनिपुलेशन ना हो एग्जामिनेशन प्रोसेस से। क्योंकि देखिए कोई भी जगह को एग्जामिनेशन सेंटर बनाते हैं ना, तब उससे पहले पूरी पूर्व नियोजित व्यवस्थाएं की जाती है उस सेंटर से रिलेटेड, कि वहाँ पर कैमरा है कि नहीं है ना, वो फिट फैसिलिटी है कि नहीं है, बच्चों को बिठाने की जगह है नहीं है, तो हर चीज़ देख दुखा के ही एग्ज़ाम करवाया जाता है वहाँ पे। अब आता है आपका नेक्स्ट सेक्शन 4, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो है इसके अंदर। सेक्शन 4 ये बोल रहा है पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये पढ़ा था क्या हमने कहीं पे? हमने कहा हाँ पढ़ा हुआ तो लग रहा है, सेक्शन 6 में पढ़ा था शायद तक, सेक्शन 6 ऑफ 1992। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ड्यूटी है ना, तो आप पर अप्लाई होगा, वर्च्यू ऑफ इट्स ड्यूटी। क्या नहीं करना, टाइम फिक्स्ड से पहले क्या नहीं करना, ना तो ओपन करना है ना डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन पेपर को। आपने देखा आप पेपर देने जाते हैं तो पहले 1 घंटा बचता है ना, जो घंटा बचता है तब आपको वो पेपर देते हैं, है ना, आपकी सीट पर आकर। फिर जब दूसरा वाला घंटा बचता है तब आपको बोलते हैं ना अब तुम सील वील खोलो इसके, अब स्टार्ट करो पेपर। आपको जब पेपर देते हैं तब वो ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई पूरा है ना, सबके सील पैक्ड है ना पेपर, किसी का पेपर खुला हुआ तो नहीं है, या मतलब ऐसा आपको लग तो नहीं रहा कि उससे किसी प्रकार की छेड़खानी हो रखी है, तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड फॉर और इंगेज इन द वर्क ऑफ एग्जामिनेशन। किस पर अप्लाई हो रही है? ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कि इंटरेस्टेड है या इंगेज्ड है वर्क ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको क्या नहीं करना, ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइवर्ज नहीं करना, कॉज टू डाइवर्ज नहीं करना है, ना मेक नोन करना है। क्या नहीं नोन करोगे? कोई भी इंफॉर्मेशन बाय वर्च्यू ऑफ एग्जामिनेशन वर्क। एक्सेप्शन क्या है? उसकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ है। देखिए अभी ये इसका जो सबसेक्शन भी है ना, वो भी ऑलमोस्ट यही बात कर रहा है कि भाई आप जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो किसी पर्सन को, एग्जामिनेशन को, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड नहीं दोगे। तो ये मोर और लेस आप देखो ना कि एकदम सेम ही बातें करती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको लगे कि यार क्या ही नई चीज़ बोल दी है इन्होंने, है ना। ये पजेस की बात की है और इन्फॉर्मेशन को इसने एकदम साथ में ही दे दिया है। हालांकि उसके अंदर ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था, ये वाला न्यूली एडेड है, ये न्यूली एडेड है, वहाँ पर ऐसी कोई बात थी नहीं। यहाँ पे एग्जामिनी को भी इंक्लूड कर दिया है ना, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये बोल दी, क्योंकि वो जो आपका आता है ना क्वेश्चन पेपर, उसमें सील लगी हुई होती है, तो वो कॉन्फिडेंशियल के थ्रू ही होती है। भाई ये चीज़
ये इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन पेपर, ये आपको लीक नहीं करना है, इसीलिए वो सील्स होती हैं। तो वो चीज़ की बात है यहाँ पे। एक्सेप्शन दे रखा है, हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ लिया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैं बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसको वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू। अनऑथराइज पोजीशन डिस्क्लोजर नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, OMR शीट, ठीक है। नया क्या है यहाँ पर, आंसर शीट नया है, OMR शीट नया है, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर था। आपको क्या नहीं करना, प्रोक्योर नहीं करना, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर नहीं करना, पजेस नहीं करना, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, OMR शीट अनऑथराइज्ड मैनर में, ठीक है। बी सबसेक्शन क्या बोल रहा है, इम्पार्ट नहीं करनी इन्फॉर्मेशन, ऑफर नहीं करना इम्पार्ट करने का, क्या चीज़ें, आंसर शीट, OMR शीट, ये नई चीज़ें जुड़ी हुई। तो आप ये चीज़ देखो तो मोर और लेस ये चीज़ें सेम ही हैं। फ़र्क कहाँ आ रहा है, यहाँ पे पोजीशन और डिस्क्लोजर की बात की गई है, यहाँ पे प्रिवेंशन की बात की गई है, यहाँ पे अनऑथराइज पोजीशन और डिस्क्लोजर की बात की गई है। आगे यहाँ पे पोजीशन और डिस्क्लोजर है, नॉर्मली आपके पास में पड़ा है, तो ये तो देखो अप्लाई किस व्यक्ति पर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पर्सन जो है वो ऑथराइज्ड है, यहाँ पर नो पर्सन आया हुआ है ना। हो सकता है आप ऑथराइज्ड हो भी नहीं हो, यानी जनरली नॉन जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनके लिए स्पेसिफिकली है। प्रिवेंशन कैसे है कि यहाँ पे पर्सन इंटरेस्टेड है और इंगेज्ड है, ये वर्ड्स यूज़ किए गए। तो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए, आपको पता चल जाएगा इससे। अब आता है लाइबिलिटी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। लाइबिलिटी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, सेक्शन नंबर 9 बात करता है ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, LLP और अदर पर्सन। सेक्शन नंबर 14 बात करता है कि ये जो ऑफेंस करेंगे वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल का मतलब इसका संज्ञान स्वतः लिया जा सकता है। नॉन बेलेबल यानी ऐसे केसेस में बेल नहीं मिलेगी, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मिल जाएगी, वो चेक किया जाएगा लाइबल हो नहीं हो, वो वाली चीज़ है। बेल तो देखिए रूल है, तो बेल तो मिल जाती है, बट जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर मान लीजिए कि इमीडिएट कोई बेल का प्रोविज़न नहीं होता है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब उसके अंदर आप पैसे वैसे देकर उस ऑफेंस को मिटिगेट नहीं करवा सकते हैं ना, इसमें जनरली वो विटनेस का हॉस्टिलिटी से रिलेटेड चीज़ है। क्योंकि देखिए कंपाउंडेबल का मतलब तो क्या है, पैसे दे के बात रफा दफा करना। अब ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट, ऑफेंसेस बाय मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, LLP और अदर पर्सन। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि कोई भी ऑफेंस इन 4 लोगों के द्वारा हो रहा है, इन 4 लोगों के द्वारा अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है, देन एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति, एट द टाइम ऑफ कमीजन ऑफ ऑफेंस, मतलब उस ऑफेंस के होते वक्त, है ना, ऑफेंस के समय जो भी व्यक्ति या तो उस चीज़ का इंचार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था। इंचार्ज और रिस्पॉन्सिबल 2 वर्ड है, किस चीज़ के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, शैल बी डीम्ड गिल्टी, उसको गिल्टी हम बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं। किसको मानोगे बाय डिफ़ॉल्ट गिल्टी, हमने कहा कोई भी व्यक्ति जो कि जिस समय वो ऑफेंस हुआ है उस टाइम पे वो तो या तो इंचार्ज था या फिर क्या था, रिस्पॉन्सिबल था कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, उसको हम लोग डीम्ड गिल्टी मान लेंगे, ठीक है। कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं इसमें, हमने कहा मैनेजमेंट आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, LLP आ जाएगा, अदर पर्सन आ जाएगा। गुड। प्रोवाइजो क्या बोलता है, सच पर्सन शैल नॉट बी लाइबल इफ ही प्रूव्स offense committed without his knowledge and he exercised all due diligence to prevent the commission of offense। ये वाला जो चीज़ है आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब तुम पे कोई हार्ड एंड फास्ट वो है ना लाइबिलिटी लगा दी, मतलब तुम चाहो तो प्रूव कर सकते हो, इस चीज़ का प्रूव लिया जा सकता है कि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, है ना। क्योंकि देखिए कई बार मैनेजमेंट की नहीं होती, कई बार इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, करता कोई एक व्यक्ति है, पर वही बात है कि धब्बा तो सब पर लग जाता है। अब इसके अंदर क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है कि आपको नॉलेज नहीं थी, है ना, विदाउट नॉलेज था आपके, या फिर ड्यू डिलिजेंस के साथ में आपने काम किया था। प्रिवेंशन के लिए
सेकेंड सबसेक्शन क्या बात कर रहा है, ऑफेंसेस कमिटेड विद कंसेंट, कनिवेंस, नेग्लिशन ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, सच पर्सन शैल ऑल्सो बी डीम्ड गिल्टी। मतलब अब देखिए इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, ये ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई गई है ना आपको, ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर गिल्टी माना जा रहा है। अब आप एक बात बताइए कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है ना, तो वो क्या एक व्यक्ति से मिलके बनी हुई होती है क्या? हमने कहा नहीं भाई, उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो अब इसमें इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बोला हुआ है कि जब ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है वो कंसेंट, कन्वीनेंस और नेग्लिशन के ऊपर बेस्ड है। किसकी? या तो डायरेक्टर की, या पार्टनर की, या मैनेजर की, या सेक्रेटरी की, या ऑफिसर की, तो उस व्यक्ति को हम गिल्टी मान लेंगे। ठीक है, ये 3 वर्ड ध्यान रखने हैं आपको, नॉलेज और ड्यू डिलिजेंस ध्यान रखना है, और डीम्ड गिल्टी ये वर्ड ध्यान रखना है। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर 4 लोग हैं। मैनेजमेंट है तो मैनेजर, इंस्टीट्यूशन है तो डायरेक्टर मान लो इसका, फिर आपके पार्टनर है एलएलपी में, है ना, फिर सेक्रेटरी, कोई ऑफिसर, वो आ गए यहाँ पे। अब सेक्शन 14 क्या बोलता है कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे इस एक्ट के अंदर में, वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बिलेबल होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे, यानी CNBNC होगा। सेक्शन 15 पर आएंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस। इन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? हमने कहा मिनिमम क्या है, उसकी एडिशनल SPNR रैंक होनी चाहिए, ASP लेवल का ऑफिसर होना चाहिए वो। ठीक है, यानी एक ज़िले के अंदर SP है बड़ा, उसके समकक्ष जो एडिशनल SP है उस लेवल का वो व्यक्ति होना चाहिए, तब जाके इन ऑफेंसेस की हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी। यानी शैल इन्वेस्टिगेट मतलब ये कंपल्सरी है, मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कांस्टेबल साहब जाके कर देंगे या कोई नॉर्मल इंस्पेक्टर जाके कर देगा, नहीं, हमको एडिशनल SP लेवल का व्यक्ति चाहिए, तब जाके उसकी हम कह सकते हैं कार्रवाई शुरू होगी। फिर ट्रायल कैसे होगा, यानी देखिए, नॉट विद डिस्टेंटिंग एनीथिंग कंटेंट इन CRPC और अदर लॉ, ऑल ऑफेंसेस कहाँ पर ट्राई होंगे? डेजिग्नेटेड कोर्ट में, मतलब जिस कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा वही इसको ट्राई करेगी। आ गया एडिशनल SP, आप इसमें मार्क कर लीजिए, ये याद रखना आपको, नॉट बिलो एडिशनल SP, यहाँ पर डेजिग्नेटेड कोर्ट्स। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अन्यत्र, इसके बावजूद। अब आता है सेक्शन नंबर 10, पनिशमेंट एंड डिबारमेंट की बात कर रहा है। उससे पहले एक बार ये पूरा पेज और देख लीजिए आप लोग कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ लिया है। इसमें आपने पढ़ लिया है सेक्शन नंबर 9, लाइबिलिटी की बात कर रहा है, नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन ASP साहब करेंगे, और ट्रायल कौन करेगा? डेजिग्नेटेड कोर्ट करेगा। ठीक है, लाइबिलिटी किसकी किसकी होती है? हमने कहा LLP की हो सकती है, मैनेजमेंट की हो सकती है, अदर पर्सन की हो सकती है, या इंस्टीट्यूशन की हो सकती है। ओके, लोग कौन कौन से बताए हैं? हमने बताया है सेक्रेटरी, ऑफिसर, देन आपका डायरेक्टर हो गया इंचार्ज, और कौन हो सकता है इसमें? डायरेक्टर हो गया आपका, और साथ में वो पार्टनर हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप ये सेक्शन तो पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें बहुत सारी पनिशमेंट्स दे रखी हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन। सेक्शन 10(1) किससे डील करता है? एक्सक्लूसिवली एग्जामिनी से डील करता है। सेक्शन नंबर 10 का सबसेक्शन 2 एनी पर्सन अदर देन एग्जामिनी की बात करता है। यहाँ पे ये परीक्षार्थी है, यहाँ पर व्यक्ति क्या है? एक्सेप्ट एग्जामिनी है। अब देखिए, जहाँ पर एग्जामिनी यानी जो व्यक्ति खुद अपीयर हो रहा है एग्ज़ाम के लिए, वो अगर अनफेयर मीन्स का यूज़ करता है तो उसको कितनी जेल होगी, कितना फ़ाइन लगेगा, वो देखिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जामिनी में स्क्राइब भी इंक्लूडेड है।
यहाँ पर दे रखा है, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है ये चीज़। पनिशमेंट कितनी होगी इसके अंदर, आपके इसके पनिशमेंट लगेगी, सॉरी, पनिशमेंट होगी 3 साल तक की, यानी मैक्सिमम पनिशमेंट है। कैसी है, ये आपके मैक्सिमम पनिशमेंट है। फाइन क्या है, मिनिमम फाइन दे रखा है, मिनिमम कितना है, 1 लाख रुपए, 1 लाख, यानी मैक्सिमम कितना भी लग सकता है ना। डिफ़ॉल्ट सेंटेंस, डिफ़ॉल्ट सेंटेंस क्या होता है, देखिए आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा BNS के अंदर। डिफ़ॉल्ट सेंटेंस क्या होता है कि जब जो फाइन आपको दे रखा है ना, क्योंकि ये फ़ाइन एडिशनल है टू द इम्प्रिजनमेंट, अगर ये फ़ाइन जो आपको दे रखा है आपने वो नहीं भरा तो आपको 9 महीनों की अतिरिक्त जो जेल है वो मिल सकती है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिफ़ॉल्ट सेंटेंस क्या है, 9 मंथ है, किसको है, एग्जामिनी को है, ठीक है। अदर पर्सन में कौन कौन आ गया, ऐसा व्यक्ति जो कि कमिट कर रहा है ऑफेंस, ऑर्गेनाइज कर रहा है ऐसे ऑफेंस को, या ऐसे ऑफेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। कीवर्ड क्या क्या हो गया आपके, कमिट, ऑर्गेनाइज, पार्टिसिपेट, कॉन्स्पायर, ठीक है। पनिशमेंट क्या होगी इस व्यक्ति के लिए, मिनिमम तो 5 साल होगी, मैक्सिमम 10 साल हो गई, एंड है यानी साथ में मिनिमम फाइन क्या है 10 लाख, मैक्सिमम क्या है 10 करोड़। आ गया समझ में। अब इसमें प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कोर्ट में इम्पोज सेंटेंस लेस देन 5 ईयर ओनली फॉर स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट। अब देखिए मिनिमम क्या है, 5 साल है। तो अब ये चीज़ है, देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होगा, पर वो व्यक्ति एग्जामिनी भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनी को तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 साल तक की सज़ा है ना मैक्सिमम, पर इस व्यक्ति को तो मिनिमम ही 5 साल की। मान लीजिए वो व्यक्ति एग्जामिनी नहीं है, कोई और व्यक्ति है, पर उसका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है उस ऑफेंस के अंदर, तो अब उसको कितनी मिलेगी, तब उसको 5 साल से कम की भी सज़ा मिल सकती है, यानी मे इम्पोज है, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है यहाँ पर। कोर्ट अगर चाहे तो उसको ये वाली जो इम्प्रिजनमेंट है ये भी दे सकती है। उसके लिए क्या करना है, एडिक्वेट प्लस स्पेशल रीज़न होने चाहिए, और रिकॉर्ड किस में करोगे, जजमेंट में करोगे आप, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट सेंटेंस यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर मान लो आपने फ़ाइन नहीं दिया तो यहाँ पर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ पर कितनी है 9 मंथ तक की है, पर यहाँ पर कितनी है 2 साल तक की है। ये चीज़ ध्यान रखिए। फ़ाइन कितना है, मिनिमम फ़ाइन यहाँ पर कितना है 10 लाख तक का है, मैक्सिमम कितना है 10 करोड़ है, ठीक है, 10 लाख एंड 10 करोड़। अब ये देखिए डिबारमेंट फ्रॉम पब्लिक एग्जामिनेशन। मान लो कन्विक्टेड है वो एग्जामिनी, ये चीज़ सिद्ध हो चुकी है कि उस व्यक्ति ने अनफेयर मीन्स यूज़ की है ना, और एग्ज़ाम दिया है फिर, और उस वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है या वो पकड़ा गया है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। उस व्यक्ति को डिबार कर दो एग्ज़ाम के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मतलब यहाँ पर क्या है, लिमिटेड पीरियड के लिए उसको डिबारमेंट किया गया। 2 साल ही क्यों किया गया, अब कोई यही बोल दे यार पूरा परमानेंट ही डिबार कर दो उसको, ऐसे व्यक्ति को तो एग्ज़ाम देने का ही हक नहीं है। पर यहाँ पर फिर आ जाती है आपकी रिफॉर्मेटिव थ्योरी, हर व्यक्ति को सुधरने का चांस मिलना चाहिए। मान लो उसकी पहली पहली गलती थी, 2 साल का उसके ऊपर डिबारमेंट लगा दो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन है जो आपको याद होनी चाहिए, 2 ईयर। अब आता है इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये आफ्टर कन्विक्शन अप्लाई होगा, मतलब पहले ही नहीं डिबारमेंट लगा दूंगी, अगर वो कन्विक्ट होता है, ये साबित होता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया है, तो ही आप उसको डिबार कर सकते हो, वरना आप डिबार नहीं करोगे उस व्यक्ति को। अब देख लो यहाँ पर एग्जामिनी अगर करता है तो मिनिमम 3 लाख उसको, सॉरी मिनिमम 3 ईयर्स की, मैक्सिमम उसको 3 ईयर्स की पनिशमेंट मिल सकती है, मिनिमम उसको 1 लाख तक का फाइन लगेगा। देन अदर पर्सन होगा तो 5 से 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, 10 लाख फाइन होगा या मैक्सिमम 10 करोड़ फाइन होगा, प्लस में एडिशन में। अच्छा एक सेकेंड, इसका अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कितनी पनिशमेंट होगी इस फाइन का, तो 9 मंथ अतिरिक्त पनिशमेंट होगी। अच्छा इसमें कर दिया तो हमने कहा 2 ईयर अतिरिक्त पनिशमेंट होगी। अच्छा
अब डिबारमेंट कितने साल का लगेगा, 2 साल का लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब आता है सेक्शन नंबर 12 एंड 13। सेक्शन नंबर 12 और 13 क्या बात करता है, अटैचमेंट की, कॉन्सिफिकेशन की एंड देन कोस्ट रिकवरी की। अटैचमेंट प्लस कॉन्सिफिकेशन किसका होता है, प्रॉपर्टी का होता है, हमेशा व्यक्ति का नहीं होगा, प्रॉपर्टी का होगा, है ना, प्रॉपर्टी का है। अब इसमें प्रोहिबिशन लगा दिया हम लोगों ने कि कोई भी पर्सन ना तो होल्ड करेगा ना पोजीशन में रखेगा, है ना। प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, प्रोसीड्स मतलब आपको उस पर्टिकुलर एक्ट को करने से क्या फ़ायदे हुए हैं। अब मान लो पैसे लिए तुमने, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, उसका पेपर लीक किया, पैसे लिए, पैसों में बेचा है, तो तुम्हारे वो पैसे ले लिए जाएंगे, है ना, तुम्हारे पास में रहने नहीं दिया जाएगा वो पैसा। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव कि जो प्रॉपर्टी है वो रिप्रेजेंट करती है उस प्रोसीड को, यानी उस फ़ायदे को जो तुमको ऐसा ऑफेंस करने से मिला है, ठीक है। प्रायर रिटर्न अप्रूवल लेगी स्टेट गवर्नमेंट का, उस प्रॉपर्टी को या तो वो सीज कर देगी या अटैच कर देगी। सीज करेगी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, या बोथ हो सकती है। अटैच करेंगी जहाँ पर कि सीजर प्रैक्टिसेबल नहीं है, सीज नहीं कर सकते। अब अटैच का मतलब ऐसे समझो कि ये मान लो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका सीजर नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे पोजीशन में है नहीं हाल फिलहाल, तो उस प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया जाएगा। अब अटैचमेंट ऑर्डर का क्या होगा, प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर और अदरवाइज डेल्ट विद एक्सेप्ट विद प्रायर परमिशन किसकी, ऑफिसर मेकिंग ऑर्डर और डेजिग्नेटेड कोर्ट। और जो कॉपी होगी अटैचमेंट की वो उस कंसर्न पर्सन को दे देंगे, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है, और किसकी हो रही है, उसी व्यक्ति की जिसने ऑफेंस में पार्ट लिया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, अटैचमेंट और सीजर की जो बात हो रही है, मतलब इस व्यक्ति पर प्रोहिबिशन क्या लगाया हुआ है कि तुम्हारे पास में ना तो ये चीज़ होनी चाहिए, होल्ड मतलब तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, तुम्हारे, है ना, उस चीज़ में होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए। पोजीशन मतलब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब फ़ायदा, जो आपने फ़ायदा उठाया है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को करके, वो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यही चीज़ होती है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्या है, रीज़न टू बिलीव है, उसको ऐसा लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी है ना वो रिप्रेजेंट करती है प्रोसीड को, वो प्रायर रिटर्न अप्रूवल किसका ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का। क्या अप्रूवल ले रहा है कि या तो मैं सीज कर देता हूँ इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को या अटैच कर देता हूँ। सीज तो क्या करेगा, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कर दिया, बोथ भी हो सकती है। अटैच कहाँ पे करेगा, जहाँ पर सीजर प्रैक्टिसेबल नहीं है। मान लो कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की है नहीं अभी पूरी, या उस प्रॉपर्टी में और भी लोगों का वो है, हिस्सा है, तो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। अब अटैचमेंट ऑर्डर में क्या होगा कि वो जो प्रॉपर्टी है ना तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे ना डील करेंगे अदरवाइज। अटैचमेंट का मतलब ये हो गया कि अब ये कोई XYZ प्रॉपर्टी है, अब इसको ना तो आप किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हो सी को, ना ही इस प्रॉपर्टी के ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा कुछ बना सकते हो, ना कोई इसमें छेड़छाड़ कर सकते हो। एक्सेप्ट प्रायर परमिशन किसकी है, ऐसा ऑफिसर जिसने ये ऑर्डर निकलवाया था, या डेजिग्नेटेड कोर्ट जहाँ पे आपका केस चल रहा है। और जो ये अटैचमेंट हुआ है ना, अटैचमेंट आपने किया है, इस अटैचमेंट की कॉपी जो है, इस अटैचमेंट की जो कॉपी है वो उस कंसर्न्ड पर्सन को दे दी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कॉपी उसको दे दी जाएगी। फिर सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो डेजिग्नेटेड कोर्ट को इस चीज़ को 48 आवर्स में बताएं कि भाई मैंने इस प्रॉपर्टी का या तो सीजर किया या अटैचमेंट किया। तो एक टाइमलाइन हो गई, तो टाइमलाइन है तो आपको याद होनी ही चाहिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। जनरली इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता, सब ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। वन शॉट्स के अंदर भी लोग इतना ज़्यादा नहीं बताते, बस ठीक है ऊपर ऊपर से बता देते हैं हेडिंग कि अच्छा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या है, डेजिग्नेटेड कोर्ट को 48 घंटे के अंदर क्या बता रहा है, सीजर और अटैचमेंट की जानकारी दे रहा है। फिर डेजिग्नेटेड कोर्ट क्या कर सकती है, या तो कंफर्म कर सकती है सीजर को या रिवोक कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं ये सही तरीके से सीजर या अटैचमेंट नहीं हुआ है, या इसमें कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज़ हैं जो हमको लगता है कि सही नहीं है, तो वो क्या कर सकती हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी दे सकती है उस व्यक्ति को जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो रही है। मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी थी,
रीज़न टू बिलीव के ऊपर ही तो एक्ट कर रहा है ये जो पुलिस वाला है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? ये रीज़न टू बिलीव के ऊपर एक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पर गलती होने के चांसेस तो है ना, पर अगर कोर्ट को ये लग जाता है, जब ये 48 घंटे के अंदर ये सीजर और अटैचमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जब उसको ऐसा लग जाता है कोर्ट को कि नहीं यार ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है ये सही नहीं है, इसका जो अटैचमेंट है या सीजर है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता है। किसको देगा? उस व्यक्ति को जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है। सबसेक्शन 5 क्या बात करता है? अक्यूज कन्विक्टेड है इस एक्ट के अंदर, कन्विक्शन होना ज़रूरी है। ध्यान रखिए कन्विक्टेड वर्ड है यहाँ पर। डेजिग्नेट कोर्ट में बाय रिटन ऑर्डर कॉन्फिस्टिकेट प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल या बोथ। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्फिस्केटेड है, वो किसको हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्ब्रेंसेस। अब ये वाली जो पूरा कॉन्सेप्ट है फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस है ना, सारी लाइबिलिटीज से मुक्त होगी, ये सारा जो है आपको टीपीए में पढ़ने को मिलेगा। तो आप टीपीए में जाके पढ़ सकते हैं ये वाला। क्या है? प्रोसीड ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या है? जितने भी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, या तो आपने उस चीज़ से हासिल की है या उस चीज़ से मिली है आपको ऑफेंस करने से, या अक्वायर हुई है फंड के थ्रू जो कि ट्रेसेबल है टू ऑफेंस। मतलब मान लो तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, तुमको वो ऑफेंस करने से ही वो पैसे मिले, उसके थ्रू तुमने या तो वो प्रॉपर्टी खरीदी है या किसी ने वो प्रॉपर्टी ही तुमको उस कमीशन ऑफ ऑफेंस से दी है या उसके द्वारा तुमने प्राप्त की है। इंक्लूड क्या है? कैश, मतलब कैश अगर उसमें मिला है तो वो भी इंक्लूडेड है। इररेस्पेक्टिव ऑफ नेम इन विच प्रॉपर्टी स्टैंड और पर्सन इन हुज प्रॉपर्टी इज फाउंड। मतलब हमको मतलब नहीं है कि तुमने वो प्रॉपर्टी अपने घर वालों के नाम कर दी या तुमने वो प्रॉपर्टी किसी और को रहने के लिए यूज़ करने के लिए दी हुई है। तो ये वाली जो चीज़ है इररेस्पेक्टिव ऑफ, ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि मतलब वो कहना कि बेईमानी से खाया हुआ तो निकलेगा ही निकलेगा, सरकार नहीं छोड़ रही वो चीज़, लॉ ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब आता है लाइबिलिटी क्या होती है? मैनेजमेंट की एक्सेट्रा टू पे ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। मतलब पर्सन है या तो वो मैनेजमेंट का है, इंस्टीट्यूशन का है, एलएलपी का है, अदर है। ये हमने कहाँ पढ़ा? अभी प्रीवियसली सेक्शन में हम लोग पढ़ के आए। और अगर उसको गिल्टी फाउंड कर लिया, उसमें क्या था? डीम्ड गिल्टी था। प्रीवियस सेक्शन में डीम्ड गिल्टी बोला था आपने उसको, यहाँ पर गिल्टी हो गया है वो। 10(2) के अंदर बात हुई थी इस व्यक्ति की। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इनको पे करना पड़ेगा। क्या? जितने भी कॉस्ट या एक्सपेंडिचर है उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। मतलब मान लो तुम उस एग्जामिनेशन को करवाने के लिए, है ना, उस एग्जामिनेशन को करवाने के लिए अगर सरकार को मान लो कोई 40 करोड़ लगे तो वो तुम पे करो। ठीक है, अब कॉस्ट कौन बताएगा कि कितनी कॉस्ट होनी चाहिए? डेजिग्नेटेड कोर्ट बताएगा। डेजिग्नेटेड कोर्ट बता देगा भाई ये कॉस्ट होएगी इस चीज़ की। अब एडिशनल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? फॉरएवर बैन हो सकते हैं। तुमने ये चीज़ देखा ना कि भाई कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व होती हैं इन सारे केसेस में। क्यों इन्वॉल्व होती है? वो लोग ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमको कैसे भी करके हमको अच्छी रैंक्स मिल जाए, सिलेक्शन ज़्यादा होंगे तो बिज़नेस बढ़ेगा, आगे उन सिलेक्शंस के बेसिस पे बच्चे और एडमिशन लेंगे, उन पे फॉरएवर बैन लग सकता है। लाइबिलिटी कब होगी? जब वो पर्सन गिल्टी है अंडर सेक्शन 10(2). ठीक है, लाइबिलिटी कब होगी? सेक्शन 10(2). तो इसमें मैंने ये भी तो बताया था कि एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी उसको हर्ड होने की, अगर वो प्रूव कर देता है कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं थी, है ना, कि मैंने नॉलेज प्लस ड्यू डिलिजेंस का यूज़ किया है। अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, तब तो उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर वो नहीं बता पाता तो लाइबिलिटी आ जाएगी उसके ऊपर। आ गया ये समझ में? सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं है। देखिए हाँ, ये मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं है ना डेटा बहुत सारी है, तो लिखने वाली चीज़ें, याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका यही है कि एक आप पेज लीजिए, उसमें टाइमलाइन बना लीजिए कि अच्छा यहाँ पर इतने घंटों की बात की गई है इस सेक्शन में, इस चीज़ से रिलेटेड इतने दिनों की बात की गई है ना, या इतनी पनिशमेंट दी गई है। तो वो एक पेज पे आप नोट कर लीजिए, वो आपके लिए बाद में रिवीजन के टाइम ईजी हो जाएगा।
सेक्शन 17 क्या बोलता है? पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड कोर्ट किसके पास में होगी? स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियल गेजेट कितने कोर्ट्स को बना सकता है? कितने भी कोर्ट्स को बना सकता है। कोर्ट कैसा होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। अच्छा, स्पेशल कोर्ट पढ़ा था ना SC/ST एक्ट में, वहाँ पर भी कोर्ट ऑफ सेशन को ही कोर्ट बना रहे थे। यहाँ पे एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जो सेशन है उनको इस तरह के मैटर्स के लिए ट्रायल का बोल सकते हैं हम लोग। अब मैंडेटरी कंसल्टेशन क्या होगी? सॉरी कोई भी कोर्ट को डेजिग्नेट करने से पहले जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, उनकी कंसल्टेशन लेनी ज़रूरी है, मस्ट बी कंसल्टेड है। चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन ज़रूरी है। आ गई समझ में? डेजिग्नेटेड कोर्ट सिंपल है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 18 पर। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉ, मतलब ये जो एक्ट है ये दूसरे एक्ट के विपरीत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। अब ये चीज़ ऐसे समझो, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एडिशन टू, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब ये जो है ना एक्ट, ये सप्लीमेंट्री है, यानी जो कमियां उधर रह गई या जहाँ पर इन ऑफेंसेस के बारे में कुछ एकदम स्पेसिफिकली नहीं बताया गया, तो आप उसके एडिशन में ये एक्ट पढ़ोगे, डेरोगेशन में नहीं पढ़ोगे। मतलब अगर आपका पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है और मान लीजिए कोई और लॉ भी है जो टाइम बीइंग इन फोर्स है, ये दोनों एक्ट एक दूसरे के साथ ही होने चाहिए, शत्रु नहीं होने चाहिए। शत्रु इन द सेंस कि एक दूसरे के ऑपोजिट बात नहीं करनी चाहिए, दोनों सेम चीज़ पर बात करनी चाहिए। मतलब एडिशनल रेमेडी है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। आ गया समझ में? अब आता है आपका सेक्शन नंबर 19, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। ये देखिए, ये वाला जो पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ है ना, ये वाला चीज़ आपको लगभग पॉक्सो में देखने को मिलेगा, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में मिलेगा। जो माइनर एक्ट्स वगैरह है ना, जो स्पेशल लॉज बाद में हैं, तो उनमें ये चीज़ जनरली देखने को मिलती है। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है कि ये प्रोविज़न ऑफ एक्ट को इफ़ेक्टिव कैसे किया जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर से कहाँ पर ऑफिशियल गैजेट में प्रोविजंस बना सकते हैं जो कि इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए इस एक्ट के थ्रू, ताकि हम उन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव कर सकें। प्रोवाइज़ो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा ऑर्डर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर नहीं दे सकते। मतलब 2022 में ये एक्ट आया था, इसके प्लस 2 साल यानी 2024 तक अगर सरकार को ऐसा लगता कि भाई ये एक्ट चलाने के लिए हमको कुछ ऑर्डर से कुछ और चीज़ें बतानी पड़ेगी, तो इस एक्ट के जो मतलब हम बोल सकते हैं एक्ट के जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो ऐड की जा सकती थी, डेरोगेटरी जो चीज़ है वो ऐड नहीं की जा सकती थी, ताकि इस एक्ट को हम लोग स्मूथली अप्लाई कर सकें। तो ये वो चीज़ हो गई, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, तो ये वैसा ही चला हुआ आ रहा है जैसे कि 2022 में था। Every order made under this section shall be laid before House of Legislature as soon as possible. House of Legislature राजस्थान की जो विधानसभा है वहाँ पर इसको पेश किया जाएगा। 2 साल का टाइम में ध्यान रखिएगा। पावर टू मेक रूल्स, रूल्स कौन बना सकता है? हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। किस पर्पज़ के लिए? जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है, उसको फुलफ़िल करने के लिए। जितने भी रूल्स आएंगे उनको पहले कहाँ पर रखोगे? स्टेट लेजिस्लेचर में रखोगे। कब? जबकि वो सत्र में होगा। सत्र नहीं चलते, अलग अलग मानसून सत्र हैं, है ना, शीतकालीन सत्र हैं, ये जो सत्र चलते हैं इसके अंदर ये होना चाहिए लेजिस्लेचर। उस टाइम पे आप ये चीज़ें रूल्स वगैरह जो भी आपको करवाने हैं वो आप यहाँ पर पेश कीजिए। 14 दिन, ठीक है, नॉट लेस देन 14 डेज विच में कंप्राइज 1 सेशन और 2 सक्सेसिव सेशन। मान लीजिए आज 22 है, कल 23 है, मान लीजिए 22 तारीख को मैंने रूल्स बताने शुरू किए, पर क्योंकि समय सीमा थी पूरा नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग आधा 23 को बता देंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूशन में ये चीज़ हो गई। तो ये 2 सक्सेसिव सेशन का ये मतलब है। और मान लीजिए कि एक तो ये चीज़ हो गई, एक ये हो गई कि भाई एक शीतकालीन सत्र है, अब यहाँ पर पूरी हुई नहीं, तो फिर ग्रीष्मकालीन में आ गया, या ग्रीष्मकालीन का है तो फिर मानसून सत्र में आ गया। इस तरह से करेंगे। क्या कर सकता है लेजिस्लेचर?
मॉडिफाई कर सकता है रूल, या फिर एनल कर सकता है। या तो उस रूल को उसको सही लगेगा तो मॉडिफाई कर देगा, या फिर उस रूल को हटा देगा, डिलीट कर देगा। इफेक्ट क्या होगा? मॉडिफिकेशन या एनलमेंट शैल नॉट बी इफेक्टिव द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर सच रूल। मान लीजिए कोई नया रूल आया, पनिशमेंट से रिलेटेड आया सपोज करो, तो जिस दिन से ये मॉडिफिकेशन हुआ है उसके प्रीवियस जो भी हैं चीज़ें, वहाँ पर तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, आगे आने वाली चीज़ों पर हो जाएगा। मतलब कि जो भी चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे? प्रोस्पेक्टिव होंगे, यानी आगे की तरफ वाले होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे। आइए बात समझ में। अब लास्ट मिनट रिवीजन करना हो तो कैसे करोगे आप इस एक्ट का, ये देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 2 क्या बोलता है, डेफिनेशन के बारे में बताता है। अच्छा, सेक्शन 3 क्या बात करता है? अनफेयर मीन्स की। सेक्शन 4 से लेकर 6 तक हम लोग क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। फिर एग्जामिनेशन सेंटर की सिक्योरिटी है, फिर मैनेजमेंट की लाइबिलिटी है, फिर उनकी पनिशमेंट है, फिर डिबारमेंट की बात की गई है, फिर अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन की बात की गई है, फिर कोस्ट रिकवरी कैसे होगी, फिर नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी उस ऑफेंस की, फिर ट्रायल कैसे होगा, फिर डेजिग्नेटेड कोर्ट कौन होगी, अदर लॉज की बात की गई है, और रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज और रूल्स की बात की गई है। सेक्शन 3 से 8 तक इन चीज़ों के बारे में मुख्यतः बात की गई है, जिसमें अनफेयर मीन्स आ जाता है, क्वेश्चन पेपर आ जाता है, लीकेज की बात की। ये वाला लीकेज नहीं है, लीकेज मतलब वो चीज़ बाहर आ गई, है ना। आंसर शीट या OMR एंट्री पर बैन है, जो व्यक्ति एग्जामिनी नहीं है या कंसर्न नहीं है तो वो नहीं आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की गई है। फिर लाइबिलिटी, पनिशमेंट, डिबारमेंट, अटैचमेंट एंड कोस्ट रिकवरी। ठीक है। सेक्शन 14 क्या बात करता है कि कॉग्निजेबल, नॉन बिलेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। 15 में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, कौन करेगा। फिर ये बात की गई है कि ट्रायल कैसे होगा इसका, डेजिग्नेटेड कोर्ट, अदर लॉ डिफ़िकल्टी एंड आपके रूल्स कैसे होंगे। अब ये कुछ MCQs हैं जो आपको याद आना चाहिए। सेक्शन 9 में बात की गई है कि नॉलेज नहीं था, यानी विदाउट नॉलेज हुआ था वो काम, और ड्यू डिलिजेंस थी। ये कहाँ पर दे रखी चीज़? प्रोवाइजो में दे रखी है। पनिशमेंट क्या होगी एग्जामिनी के लिए? 3 साल तक की हो सकती है। फ़ाइन क्या हो सकता है? मैक्सिमम 1 लाख तक का हो सकता है। पनिशमेंट उनके लिए क्या होगी जो भी मेंबर है मैनेजमेंट के, इंस्टीट्यूशन के, LLP के या अदर, तो उनके लिए मिनिमम 5 साल होगी, मैक्सिमम 10 साल होगी। फ़ाइन मिनिमम क्या होगा? 10 लाख होगा, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का हो सकता है। फिर डिबारमेंट कितने साल का लग सकता है उस व्यक्ति पर अगर कन्विक्शन हो जाता है तो? कन्विक्शन होने पर डिबारमेंट लगेगा आपके ऊपर 2 साल का। एग्जामिनी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह पाए जाते हैं तो उन पर फॉर एवर बैन भी लग सकता है। डेजिग्नेटेड कोर्ट को कितने घंटे में इन्फॉर्म करना है प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सीजर से रिलेटेड? 48 आवर में करेंगे। कौन करेगा? कंसर्न्ड ऑफिसर करेगा। प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट किसको होगी? स्टेट गवर्नमेंट को होगी। ठीक है। अब बात आती है कि सेक्शन 13 कैसे ट्रिगर होगा? जब सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर कोई भी ऑफेंस होगा। फिर आता है नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा है? कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, सेक्शन 14। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एडिशनल SP करेगा। ठीक है, उससे बिलो रैंक का व्यक्ति नहीं कर सकता। डेजिग्नेटेड कोर्ट कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। कंसल्टेशन किससे लोगे आप? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट से लोगे, चीफ जस्टिस से लोगे। फिर डेजिग्नेटेड कोर्ट कौन सी होती है? जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है उसको डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाया जाता है। ठीक है। अब आता है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लीजिए आप। कुछ मतलब स्केड्यूल्स तो हम लोगों ने देख लिया, तो स्केड्यूल तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। सेक्शन मैप्स वगैरह भी देख चुके हैं हम लोग। अथॉरिटीज़ देख लो। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? कोई भी नोटिफिकेशंस जारी करना, रूल्स, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज ही हैं। चीफ जस्टिस का क्या काम है? वो कंसल्टेशन देंगे डेजिग्नेशन ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। डेजिग्नेटेड कोर्ट क्या करेगी? ट्रायल करेगी ऑफेंसेस का, अटैचमेंट और कॉन्फिस्केशन का काम करेगी, कोस्ट डिटरमाइन करेगी। एडिशनल SP का काम क्या होगा? एडिशनल SP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या होगा कि जो रूल है ना वो 14 दिन के अंदर अंदर
सॉरी, इनके अंदर रूल्स बताने हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं रूल्स या ऑर्डर को। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं, नंबर्स हैं, यूज़ हुए हैं। अब आप ऐसी टेबल खुद भी बना सकते हो। 1 लाख तक का मिनिमम फ़ाइन किस पर लग रहा है? एग्जामिनी पर लग रहा है। मिनिमम 10 लाख का फ़ाइन किस पे लग रहा है? मैनेजमेंट पर लग रहा है, इंस्टीट्यूशन पर लग रहा है, LLP पे लग रहा है, या फिर अदर पर्सन पे लग रहा है। 10 करोड़ का भी इन्हीं लोगों पे लग रहा है। 3 साल तक का क्या होगा? मैक्सिमम पनिशमेंट एग्जामिनी को दोगे। फिर मिनिमम 5 साल की पनिशमेंट हो सकती है या 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। किसको? मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, LLP इनको। अब इसमें क्या आ गया? इसमें एक चीज़ और है कि 5 साल से कम की भी पनिशमेंट चाहे तो कोर्ट दे सकता है अगर उसको ऐसा लगता है, बट उसको रीज़न करने होंगे रिकॉर्ड किसके अंदर? जजमेंट के अंदर। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिबारमेंट क्या हो सकता है? 2 ईयर हो सकता है। किसका? एग्जामिनी का। फिर 48 घंटे के अंदर अंदर आपको डेजिग्नेटेड कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आपने जो प्रॉपर्टी अटैच की है या उसका सीजर किया है। ठीक है, 2 साल आपको रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के लिए पावर दे दी है। फिर 14 दिन के अंदर लेजिस्लेचर के बिफोर ये आपको पेश करना है जो भी रूल्स में अमेंडमेंट्स वगैरह हैं। की कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं आपको, तो ये तो चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और है जो मैं सोच रही हूँ मैं आपको बता दूँ, इनका कंपैरेटिव चार्ट करवा देती हूँ मैं आपको। आई नो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इतना कर लेंगे ताकि हमारे लिए आगे के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक्ट नंबर 27 है 1992 का, यहाँ पर एक्ट नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और अनफेयर मीन्स की बात हो रही है। यहाँ पे लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन और डेजिग्नेटेड कोड प्रोवाइड करने की बात हो रही है। इसका 1992 वाले एक्ट का 27 है, यहाँ पर 6 है एक्ट नंबर। यहाँ पे असेंट 8 नवंबर 1992 को मिली थी, यहाँ पे असेंट 5 अप्रैल 2022 को मिली है। यहाँ पर एट वंस कमेंसमेंट आ गया, यानी 8 नवंबर को ही आ गया। यहाँ पर ऑफिशियल गेजेट में जो डेट दी गई है यानी 12 अप्रैल थी, है ना, 12 अप्रैल 2022। होल ऑफ राजस्थान है, होल ऑफ राजस्थान है। यहाँ पर 8 सेक्शन थे, यहाँ पे 20 सेक्शन है। यहाँ पे एक स्केड्यूल था, यहाँ पर 2 स्केड्यूल है। यहाँ पर पब्लिक एग्जामिनेशन को माना, यहाँ पे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को इंक्लूड किया है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स नहीं थे, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स हैं। किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को ही बनाया है स्पेशल कोर्ट। अभी सेक्शन वाइज स्ट्रक्चर तो देखिए ज़रूरी नहीं है बताना, स्केड्यूल देख लो कि इसके अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन का बताया गया था। इसमें जो भी एंट्रीज़ हुई हैं आपकी वो कैसे हुई हैं? एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उसके थ्रू हुई है। अब इसमें कौन सी डेफिनेशन कहाँ पर अप्लाई की गई है? एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर 2A में दिया हुआ था, यहाँ पे 2C में दिया हुआ है। यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन 2B में दिया हुआ था, यहाँ पे 2E में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे अनफेयर मीन्स 2C के अंदर दिया हुआ था, यहाँ पे 2F के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर 4 कैटेगरी है प्लस एग्जामिन यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा था। ठीक है, यहाँ पर कर रखा है और साथ में स्क्राइब के बारे में भी बता रखा है। फिर एग्जामिनेशन अथॉरिटी 1992 के एक्ट में नहीं था, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है। फिर अदर जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर भी दे रखी थी, यहाँ पर भी दे रखी थी। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दे रखी तो कहाँ पर रेफरेंस लेना है? IPC का लेना है। अब देखिए ये वाला जो है ना, अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करना, ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 3, दोनों एक्ट्स में सेम है। सेक्शन नंबर जो 4 है और इसका जो 6A है ये सेम है, पर इसमें आंसर शीट और OMR शीट भी इंक्लूड कर दी गई है। फिर यहाँ पर इम्पार्ट टू ऑफर वाला है, ये वाली जो चीज़ है 4B के अंदर दे रखी थी, यहाँ पर रिलेटिवली कौन सा आ गया? 6B आ गया। इसमें ब्रॉडर डेफिनेशन दे रखी है। फिर सेक्शन जो 5 था वो यहाँ पर भी सेक्शन 5 में ही है, सिमिलर वर्डिंग दे रखी है दोनों में। अब ये वाले सेक्शन दे नहीं रखे इसके अंदर, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये न्यूली है इंसर्टेड। फिर यहाँ पर जो कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशनल लाइबिलिटीज़ दे गई हैं, डिपार्टमेंट दिया गया है, बैन की बात की गई है, तो ये चीज़ें नहीं दे रखी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये चीज़ पूरी नहीं आ रखी है सेक्शन नंबर 9, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आने के चांसेस भी अच्छे बन रहे हैं।
ये नॉर्मल है, ये आप एक बार इसको आंखों से निकाल लीजिए तो आपको आ जाएगा समझ में। तो आई होप ये चीज़ आपको आ गई हो समझ में। अब पनिशमेंट आप देख सकते हो, ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम 3 साल तक की पनिशमेंट थी, यहाँ पे 10 साल तक की हो गई। यहाँ पे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं थी, यहाँ पे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट आ गई है 5 साल तक की 2022 वाले में। यहाँ पे मैक्सिमम फाइन ही 5,000 था, यहाँ पे 10 करोड़ तक का है, बहुत बड़ा इंक्रीज़ आया है। ठीक है, यहाँ पे कोई मिनिमम फाइन नहीं था, यहाँ पे 10 लाख तक का मिनिमम फाइन है। यहाँ पे कोई एग्रीवेटेड पेनल्टी है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं बता रखी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बता रखी है। डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट का यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं था, यहाँ पर है। अगर स्टूडेंट कर रहा है तो भी है, उसके लिए 9 मंथ का है, और अगर कोई अदर व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए 2 ईयर का है। आ गया समझ में। फिर प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन की बात की गई है कि कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। वेस्ट किस पर होगी, इसकी जो लाइबिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगी। कोस्ट या रिकवरी से रिलेटेड भी ऑफेंसेस है कि भाई चलो पेपर लीक करवाने वाले ने तो करवा दिया, पर उस कोस्ट का क्या जो लगी है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है ना तो बहुत ईजी होता है उसको लीक करना, बट जब वो आप एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस देखो तो उसको बिल्ड करना, उस पूरे सिस्टम को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम पैसा सब कुछ जाता है, उतनी ह्यूमन रिसोर्सेज भी जाता है। तो कोस्ट रिकवरी की बात की गई है यहाँ पे। फिर नेचर ऑफ ऑफेंस भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ पर ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स रिलेटेड कुछ कंपैरिजन करने के लायक चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बता नहीं रखा था। यहाँ पे डेजिग्नेटेड कोर्ट वगैरह भी बता दिए हैं। एक्ट जो भी हैं एडिशनल होंगे। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़ है, पावर टू रिमूव रूल्स, पावर टू मेक रूल्स है ना। तो ओल्ड फ्रेमवर्क क्या था कि सिंपल सा एंटी चीटिंग लॉ था। जो 2020 वाला है ना वो कॉम्प्रहेंसिव एंटी पेपर लीक सिस्टम है। इसमें पेपर लीक और यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स की बात की गई थी। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स वगैरह भी आ गए, जो गैंग क्राइम्स वगैरह होता है ना वो भी। इसमें बहुत बेसिक सी पनिशमेंट थी, इसमें सीवियर पनिशमेंट है। कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की कुछ बात नहीं थी, प्रॉपर्टी वाली, कोस्ट रिकवरी की, इसमें सब चीज़ें हैं। इसमें कोई कोर्ट वगैरह नहीं डेजिग्नेट कर रखे थे, यहाँ पे कर रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब इस चीज़ को देख के आप ये चीज़ समझिए। अगर मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बोलूँ कि जो 2022 का लॉ है ना वो हमारा सर्वगुण संपन्न है। मतलब ये पूरी फिल्म है। और 1992 वाला जो एक्ट था वो ट्रेलर था इसका। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि अगर आपको और ज़्यादा कंपैरिजन करना हो तो आप कैसे करोगे। और ये जो कंपैरेटिव चार्ट मैंने बताया ना, ये सेम ही तरीका है कि आप आईपीसी बीएनएस को समझो, है ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, क्या नया आया है। तो यही तरीका होगा उसको कंपेयर करने का भी। आई होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि हम लोग आर्म्स एक्ट कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो ही है ऐसा जो आपने थोड़ा सा कम पढ़ा होगा। बाकी एक्सरसाइज एक्ट भी रहता है। आई डोंट थिंक सो आपको ज़रूरत होगी एक्सरसाइज एक्ट की, बट अगर आप बोलेंगे तो सिर्फ उतने उतने सेक्शन जो कि प्री में आ रहे हैं वो हम अभी के लिए कवर कर लेंगे। आर्म्स एक्ट कवर करना है हमको। और बाकी देखिए अभी आपके हो गए हैं 3 एक्ट्स कवर, है ना। तो टोटल 6 माइनर लॉ है उसके अंदर। अगर मैं आपको बात करूँ तो 14 सब्जेक्ट हैं उनके लॉ के, जिसमें आपके आईपीसी है, बीएनएस है, आपका है बीएसए एविडेंस, सीआरपीसी है आपका, एंड देन बीएनएसएस है, पॉक्सो है, प्रोबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, आपका राजस्थान एक्सरसाइज एक्ट है, आपका साथ में अभी आर्म्स एक्ट बच रहा है। हो क्या क्या गया है वो देख लेते हैं। अभी के लिए आपका हो गया है SC/ST एक्ट हो गया, राजस्थान के पब्लिक एग्जामिनेशन वाले एक्ट 1992 वाला भी मैंने करवा दिया आज आपको, 2022 वाला भी करवा दिया। ये दोनों हो चुके हैं आपके। तो इतना बच रहा है अभी आपका, जैसे 1 2 3 4 4 तो ये एक्ट बच रहे हैं और 6 ये रह रहे हैं, तो 10 और रह रहे हैं। तो 14 में से 4 सब्जेक्ट तो हो गए आपके। फिर नॉर्मल जो आपकी लैंग्वेज है आपको उस हिसाब से ही करनी है।
लैंग्वेज के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप PYQ देखिए तो आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मल उसकी पहले थ्योरी रूल्स वो सब पढ़ेंगे कि संधि कैसे हो रही है, कौन सी संधि में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, वो सब चीज़ें पढ़ सकते हैं आप। वाक्य शुद्धि के नियम पढ़ सकते हैं, तो जो भी नॉर्मल टेंस वगैरह के रूल्स हैं वो पढ़िए। आई होप आपके लिए सेशन पूरा ही बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर तरह से हर एस्पेक्ट को कवर करूं। आई नो बहुत जगह हमको ऐसा भी लगा होगा कि भाई हम लोग फास्ट चल रहे हैं, बट ओवरऑल हमको इस चीज़ को समझना है कि एग्ज़ाम में सब चीज़ें नहीं आ रही है। एग्ज़ाम में कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन आ रहा है, तो हम उस पोर्शन को उतना ही टाइम दें जितना वो डिज़र्व करता है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप हर सेक्शन को उस हिसाब से पढ़ें जितना कि वो एग्ज़ाम की पर्पज़ से रिलेटिव है, और ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए। इतना भी डेप्थ में नहीं जाना कि बस हर चीज़ में आप क्रिटिकल होकर सोचने लगे, अच्छा इसमें यहाँ पे ऐसा कर दूँ तो वैसा कर दूँ, तो नहीं। एक एम्बिट होता है क्वेश्चन बनाने वाले का भी, उसका भी कुछ लेवल है, वो उस लेवल पर जाकर ही क्वेश्चन बनाएगा। सबसे बेहतर तरीका है कि जो बेयर एक्ट है उसको आप कवर टू कवर पढ़ लो, कवर टू कवर। अभी के लिए क्या हो सकता है देखिए, अब जैसे आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो आज आई थिंक 22 जुलाई है, तो अब जितने भी दिन बच रहे हैं आपके 2 सितंबर तक, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते और आप आज ही शुरू कर रहे हैं पूरा अपना प्रिपरेशन जर्नी, तो क्या कीजिए, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ लीजिए। और अगर है आपके पास में तो PYQ कर लीजिए इनेक्ट के, और बहुत ज़्यादा कुछ नए में मत जाइए और पूरा प्री ओरिएंटेड पढ़िए। अब ये मत सोचो कि मैं मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लूँगा, मेंस होगा भी नहीं। अब प्री ओरिएंटेड पढ़िए, प्लस साथ में लैंग्वेज कर लीजिए, लैंग्वेज कर लीजिए। लैंग्वेज के लिए आप PYQ कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं हिंदी इंग्लिश के लिए, तो आप वो ऑप्ट कर सकते हो। दिशा वगैरह की आती है तो आप वो ऑप्ट कर लीजिए। आई होप ये पूरा सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। वी विल मीट इन द अनदर सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।